Welcome once again in YouTube channel of Vande Bharat Defense Academy. This is Vivek Misra before you. पिछली सीरीज में हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ एनडीए में अभी जो कल आपका मैथ्स का पेपर हुआ है उसमें हम लोगों ने लगभग 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब 60 क्वेश्चंस और जो बचे हैं उनको आज हम लोग फाइनलाइज करेंगे ताकि आप लोग आसानी से आंसर की को मैच करके कंफर्म हो जाएं कि आप 50 प्लस हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो आपके चांसेस बहुत ब्राइट हैं, अगर आप 50 से नीचे हैं तो थोड़ा सा आपको फिर से एयरफोर्स की तरफ या फिर से एनडीए की तरफ आपको सोचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फिर से आपको लग जाना चाहिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे फिर से आप अगले एग्ज़ाम में आई होप सो आप बाउंस बैक करेंगे और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आज जो हमारा डिस्कशन है वो आप देखें कि 1 to 60 क्वेश्चंस का आज हमारा डिस्कशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 60 सीरीज डी, जो पेपर डी का डिस्कशन हम कर रहे थे सीरीज डी का, उसका आज हम डिस्कशन करेंगे और आपको एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी बताने की कोशिश करेंगे ताकि सॉल्यूशन ही सिर्फ प्रोवाइड ना हो आपको आप अपकमिंग एग्जाम में भी इसका फ़ायदा हो, जो एयरफोर्स का होगा या अपकमिंग एग्जाम आपका जो एनडीए का होगा। केवल सॉल्यूशन ही डिस्कस नहीं करना है, आपको इससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो जाए वो हमारा टारगेट है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। सीरीज डी का सेट का सवाल है, 3 क्वेश्चन का एक सेट है। जरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, जरा सेट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 भी हम डिस्कस करेंगे, 2 भी और 3 भी। जरा ये सेट आप बना लीजिए, आसानी से आप इसको कर पाएंगे। जरा देखिए ये 3 सेट है और ऐसा सेम सवाल आप देखेंगे लगभग एवरी ईयर एनडीए में पूछा जाता है और आसान भी होता है, वेन डायग्राम से रिलेटेड सवाल है। आप जानते हैं कि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम रहती है इन सवालों में और ये 3 सवाल का एक कम्बो है। अब देखिए इसमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले एक्स है, वाई सेट है हमारा, जेड सेट है और ये ए पोर्शन है, ये 16 है, ये हमारा 18 है, ये हमारा पोर्शन जो है वो 18 है और इसके बाद 12 है, 17 है, सी है और बी है। और सी का जो टोटल है वो आपको 90 दिया हुआ है क्वेश्चन में। सी का टोटल 90, तो ये देखिए 30 हुआ है, 40 सी की वैल्यू ऑटोमेटिक 43 हो जाएगी। ये पूरा का पूरा आपको 90 गिवन है। अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन में दिया है कि y का एलिमेंट अवयव और z के एलिमेंट के अवयव का रेशियो 4:5 है, तो बताएं b की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं पहले क्वेश्चन के, 18, 19, 21, 23। सबसे पहले आप जो है रेशियो की जहां तक बात है, रेशियो दिया है b आपका y और z का, y और z का रेशियो। z तो पूरा आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि 90 है और y कितना है जरा देख लीजिए, 16 प्लस 18 प्लस 17 प्लस b डिवाइडेड बाई 90 और ये रेशियो 4/5 का क्वेश्चन में आपको गिवन है और b की वैल्यू पूछी जा रही, तो आसान सा कैलकुलेशन है। आप इस पे कैंसिल कर लें, ये 72 हो गया, ये कितना हुआ आप देख लें, ये लगभग 53, हाँ ये 17, 51 हो गया आपका, प्लस b और ये 72। तो आप देखेंगे 72 माइनस 51 यानी 21, बी की वैल्यू 21। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस सेट देखना है। रेशियो वाई और जेड का दिया हुआ है, रेशियो इक्वल कर दीजिए। ये पूरा आपको 90 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ें, इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा ब्लैक बोर्ड पर, उसमें देखिए अगर आप ध्यान दें तो उसमें पूछा गया nx ny nz माइनस ये पूरा फार्मूला। ये बेसिकली फार्मूला यूनियन का होता है। x यूनियन z, y यूनियन z के एलिमेंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं। सीधा सीधा वो पूरा लंबा चौड़ा फार्मूला ही लिखा हुआ है और यूनियन का मतलब होता है ये पूरा पोर्शन, ये पूरा ये और ये मिलाकर ये पूरा 90 है हमारा। ये बचा, ये बचा, ये बचा, ऐड कर दीजिए 90 प्लस a प्लस b प्लस 16 यानी फाइनल आंसर 106 प्लस a प्लस b ये आपका होगा। ये ऐड कर लीजिए फटाफट और पूरा यूनियन निकालना है। ये पूरा 90 हो गया, ये और ये ऐड कर दीजिए, तो आसानी से आप ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन भी इसी फिगर पर ही बेस्ड है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। उन्होंने कहा कि P ऐसा पार्ट है जो ना तो x को बिलोंग करता है, ना y को बिलोंग करता है, ना z को बिलोंग करता है, तो P तो बाहर हो गया। P ये पोर्शन हो गया बाहर वाला, जो ना तो x को बिलोंग करता है, ना तो y को बिलोंग करता है, ना तो z को बिलोंग करता है।
अब देखिए उन्होंने कहा कि x का कॉम्प्लीमेंट बताएं। x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी भी सेट का, उस सेट को छोड़ करके जो बाहर का हिस्सा होगा। तो अगर x को छोड़ दिया जाए, इस x को छोड़ दिया जाए, तो आपको ये भी लेना है, ये हिस्सा भी लेना है, ये भी लेना है और ये भी लेना है, बस x को छोड़ना है, x का कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है। अब जरा देखिए x को आप छोड़ेंगे तो ये लेना है, ये और बाहर का, तो 43 17 प्लस b प्लस p, तो आप देखेंगे 60 प्लस b प्लस p, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, 60 प्लस b प्लस p। x का कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो क्लियर है ना, x को छोड़ के जो पोर्शन बचा हुआ है, तो x को छोड़ करके ये भी पोर्शन लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है और बाहर का। तो इस फिगर पर रिलेटेड 3 क्वेश्चंस थे, कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, और ऐसा सवाल बार बार एनडीए में पूछा जाता है कि 3 सेट दिए हुए हैं, वेन डायग्राम की हेल्प से आसानी से उससे आप क्वेश्चंस बता सकते हैं। इनमें कोई खास कैलकुलेशंस आपको करनी नहीं होती, बिल्कुल आसान सा, और एवरी ईयर आता है, हर बार देखा गया ऐसा सवाल। तो बिल्कुल ऐसे सवाल के लिए अगले एग्जाम में फिर से आप तैयार रहिए। अब जरा देखिए इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है इस फार्मूले पर बेस्ड है। tan 3a बाई tan a की वैल्यू अगर k है, तो पहले क्वेश्चन में कहा गया, 4th क्वेश्चन में tan स्क्वायर a क्या होगा। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, k प्लस 3 k माइनस 1 k माइनस 3 3 k माइनस 1। तो ये तो सीधा सा tan स्क्वायर a, तो भाई इसी से आपका निकल जाएगा आसानी से। देखिए tan 3a का फार्मूला आपको क्लियर है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये फार्मूला आपको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, डिवाइडेड बाई tan a है और इज इक्वल टू k है। अब जरा देखिए यहां से tan a अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये tan a कैंसिल हो जाएगा, देखो क्या बचेगा, 3 माइनस tan स्क्वायर a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, k का मल्टीप्लाई करें। अब आप देखेंगे इसको और इसको साथ में लिख लें, उस तरफ k को इधर करें, देखिए क्या हुआ आपका, इस या इसको इधर ले आए, 3k माइनस 1 tan स्क्वायर a, और इधर हुआ 3 को उधर ले गए k माइनस 3, ये तो tan स्क्वायर a की वैल्यू निकल आई, k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1। तो ऑप्शन आप आसानी से मैच करा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बिल्कुल आसान सा tan 3a का फार्मूला, कैलकुलेशन भी बहुत मुश्किल नहीं है, हालांकि इसका एक शॉर्टकट भी है, लेकिन वो इस क्वेश्चन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान है। शॉर्टकट्स हम जरूर डिस्कस करेंगे, जरूर मौका आएगा, क्योंकि हम यूट्यूब पर लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, तो ज़रूर हम इसका एक आपको और आसान मेथड भी सिखाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल आए, क्या उसको और आसानी से हम कर सकते हैं। इस सवाल में तो ऐसे मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन भी बड़ा आसान सा है। अब जरा देखिए इसी फॉर्मेट पर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी फॉर्मेट पर उन्होंने कहा कि बताएं k का कौन सा मान संभव नहीं है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर होंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। अभी आपने tan स्क्वायर a की ये वैल्यू निकाली, अभी आपने निकाला है k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1, पूछा जा रहा है k का कौन सा मान संभव नहीं होगा। तो tan a आप अगर देखेंगे तो ये आपका रूट हो जाएगा, और रूट में आप जानते हैं कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होती है, वैसे भी जब स्क्वायर लगा है तो इधर पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो यानी सीधी सी बात है, अगर इधर पॉजिटिव नंबर है तो इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर आप बनाएं k की वैल्यू यहाँ से 3 मिलेगा और यहाँ से 1/3 मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये आप बनाएंगे वेविकर मेथड ऑफ इंटरवल, तो चूंकि इसको पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव तो इसमें है, लेकिन हम चाहते ये हैं कि वो पोर्शन बताइए जहां पर k पॉसिबल ना हो। तो आप जानते हैं कि इसका मान पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव हो गया तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल ही बताना है इसमें। तो 1/3 से 3 होगा, k का मान 1/3 से 3 के बीच में संभव नहीं है, आपको संभव नहीं है बताना है। संभव होता तब तो आपको ये पॉजिटिव वाला पोर्शन लेना पड़ता। तो इसका फाइनल आंसर होगा 1/3 से 3 के बीच में k पॉसिबल नहीं होगा, चूंकि आप जानते हैं कि भाई इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और आपने ले लिया नेगेटिव, तो आपने इम्पॉसिबल केस ले लिया, इम्पॉसिबल ही पूछा गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप एक ट्रेपेजियम बनाएंगे, समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। देखिए ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ये आपका है इस तरह का है कुछ फिगर, ए बी सी
और ये डी, और इस तरह का आपको ये बनाना है, ये मिला दीजिए। अब जरा देखिए, ये क्वेश्चन में खुद ही गिवन है कि ये जो है बी सी ए बी पर परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में आपको गिवन है। सबसे पहले कौन कौन सा एंगल दिया है, ए डी बी, ए डी बी आपको एंगल दिया हुआ है, ये एंगल मिला दीजिए इसको, ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है। और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है ए बी डी, ये अल्फा दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 180 माइनस ये एंगल क्या हो जाएगा, तीनों का सम 180 होता है, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा। अब देखिए और क्या इंफॉर्मेशन है, BC की वैल्यू P है, इसकी वैल्यू P है, इसकी वैल्यू Q है, और ये पूरा एंगल तो 90 है। अब जरा पहला 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पूछा जा रहा है कि दोनों ट्रू हैं कि फॉल्स है। 6 में 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट AD साइन थीटा बराबर AB साइन अल्फा, और दूसरा स्टेटमेंट है BD साइन थीटा AB साइन थीटा प्लस अल्फा। क्या ये दोनों स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स, ऑप्शन आपके सामने है चारों, कि पहला ट्रू होगा या दूसरा, या बोथ आर ट्रू या नाइदर ट्रू। सबसे पहले तो आप चेक करें कि ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। जरा इस पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखें अगर आप, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, AD साइन थीटा बराबर AB साइन अल्फा। तो एक काम करें, AD को AB को शिफ्ट कर दें, या साइन को इधर कर दें, आप शिफ्ट करें जरा। AD के नीचे क्या आता है आपका, AD के नीचे साइन अल्फा आएगा और AB के नीचे साइन थीटा, ये फार्मूला आया। आपने एक रूल पढ़ा होगा, साइन रूल त्रिभुज में होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, कि जो एंगल लेते हैं उसी के सामने की भुजा ली जाती है। तो अब जरा देखिए यहाँ पर थीटा के सामने की भुजा कौन सी है, AB, जो यहाँ है, बिल्कुल है, परफेक्ट है। और अल्फा के सामने की भुजा क्या होगा, AD, वो भी है। तो यानी ये फार्मूला बिल्कुल ट्रू है। और साइन रूल में ऐसा कहा भी जाता है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C, इसी कॉन्सेप्ट पर है। जो भुजा लेना है वही एंगल लेना है, तो इसीलिए थीटा के सामने की भुजा AB अल्फा के साथ, यानी ये फार्मूला परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब जरा इस फार्मूले पर आते हैं, क्या ये फार्मूला भी परफेक्ट है हमारा। जरा साइन को इधर कर दें, इसको इधर कर दें, जरा देखिए, BD अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा बराबर AB अपॉन साइन थीटा। तो AB के सामने तो थीटा ही है, और BD के सामने ये वाला कोण है 180, लेकिन यहाँ 180 नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप जानते हैं ये एंगल और ये एंगल का साइन में कोई फर्क नहीं होता, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये फार्मूला भी बिल्कुल ट्रू है, जैसे ये ट्रू है वैसे ये भी ट्रू है। साइन रूल के हिसाब से जो हमारा साइन का रूल होता है, आपने पढ़ा होगा कि भुजा के सामने का कोण लिया जाता है और आपस में वो प्रोपोर्शनल भी होता है। तो बड़ी आसानी से फार्मूला ही था, फार्मूला ट्रू है, यानी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ 1 और 2। अब हम लोग आते हैं इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7, इसी फिगर पर, फिगर आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, इसी फिगर पर। बड़ा आसान था इसमें स्टेटमेंट चेक करना कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। जरा 7वें नंबर पे देखिए, इन्होंने कहा कि आप AB भुजा की लंबाई बताएं। AB भुजा की लंबाई आप बताएं क्या होगी, ऑप्शंस आपके सामने होंगे स्क्रीन पर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर साइन थीटा, या इस तरह के ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे आपको। इस भुजा की लंबाई आपको AB की निकालनी है कि AB भुजा की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले तो AB के सामने का कोण क्या है, थीटा है, बिल्कुल है, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस एंगल के सामने का कोण, ये भुजा आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये P है ये Q है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए तो ये भुजा निकल आएगी BD। तो BD बटा साइन 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा, ये आपका हुआ। AB भुजा तो आपको निकालनी है भाई, वो सॉल्व करना है आपको। BD भुजा आपने रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर है, पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, और यहां साइन थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, ऐसा होगा। साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा होता है। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए, जरा देखिए क्या नजर आता है इसमें, क्या हमारा कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा। जरा इस फिगर को हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, देखिए क्या होता है। AB बाई साइन थीटा, रूट AB की वैल्यू जो होगी वो ये होगी, रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आपका साइन थीटा प्लस अल्फा, ये आपका हुआ, ये AB की वैल्यू हुई। और आप जानते हैं
कि ये फार्मूला आप लोगों को क्लियर होगा, पढ़ा होगा आपने, कि अगर आप जो है साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी कॉस ए आपका साइन बी, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू की हमें ज़रूरत है। ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो बस फाइनल आंसर आपका निकल आएगा। फिगर अभी आपका यहाँ बना हुआ था, इस तरह का फिगर था। ये आपका ए बी है, ये आपका सी डी है, और ये एंगल आपका थीटा है, और ये एंगल आपका अल्फा है। जब ये दोनों समांतर हैं तो ये अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। अब ये अल्फा है, ये पी है, और ये क्यू है, और ये हाइपोटेन्यूज रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। अल्फा देखें तो अगर साइन अल्फा लिखा जाए यहां से तो पी अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अल्फा के सामने लंब बटे कट। ऐसे कॉस अल्फा की वैल्यू भी यहां से लिखी जा सकती है, कॉस अल्फा भी क्यू अपॉन होगा इतना। अब ये अगर यहां पुट कर दिया जाए, इसमें थोड़ा सा ये सेकंड वाला क्वेश्चन लेंदी है हल्का सा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा, और यहां पर ऐसी वैल्यू आप पुट कर दें, इसकी जगह पर कॉस अल्फा की जगह पर आप पुट करें क्यू अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और उस कॉस थीटा, और इसकी जगह पर पी अपॉन, जैसे एलसीएम आप लेंगे, जैसे एलसीएम लेंगे ये पोर्शन ऊपर जाएगा, यहाँ रूट हट जाएगा, फाइनल आंसर होगा क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा। ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है जरा देख लीजिए, जिसमें लिखा हो क्यू साइन थीटा प्लस पी, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो इसका पहला 6 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा 7th में कैलकुलेशन ज़्यादा है, फिगर पर बेस्ड है, तो इसको आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था। 6 तो बहुत आसान था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था। अब जरा इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चंस और आसान आने शुरू हो गए, थोड़ा सा 1-2 डिफिकल्ट रहता है तो 3-4 आसान भी आने लगते हैं। इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चन आपको पिक करना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर है तो उसको स्किप करना है, ताकि आपका स्कोर 60 प्लस या 70 या 80। कई बच्चों का फ़ोन आया मेरे पास, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया है। कई लोगों का फ़ोन आया कि सर मैंने 90 कर दिया, 95 कर दिया, किसी ने 85 कर दिया, किसी ने 75 कर दिया मैथ्स में। तो स्कोरिंग इतनी भी मुश्किल नहीं है अगर आप अच्छे क्वेश्चंस को, अपने जो अनवांटेड क्वेश्चन है उनकी तरफ ना जाएं। 10 से 15 क्वेश्चन जरूर पेपर में अनवांटेड होते हैं, अगर उस पर आप गए तो आपकी स्कोरिंग लो हो जाएगी, चूँकि आप उसमें टाइम अपना वेस्ट कर देंगे। तो इसलिए अगर बाई चांस आपसे गलती हुई हो तो अगले एग्जाम में इस कमी को आप जरूर से जरूर दूर करें, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। अब देखें अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन तो हम अपनी ऑफलाइन क्लास में सारे बच्चों को ये डायरेक्ट क्वेश्चन बताया जाता है, इसका कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। cos 17 प्लस साइन 17, और कहा गया कि थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शंस हैं 0 डिग्री होगा, 28 डिग्री होगा, या 38 डिग्री होगा, या 52। तो आप लोग जानते हैं कि इधर तो सिंप्लीफाइड है, इसी साइड आपको इसको क्या लिखा जा सकता है, tan थीटा। इसको चाहें तो cos से डिवाइड कर दे, या इसका डायरेक्ट भी तरीका होता है tan 45 माइनस जो भी एंगल है। अब यहाँ माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, डिपेंड करेगा कि ऊपर वाला साइन, अगर ये प्लस होता तो यहाँ प्लस आता, माइनस है तो माइनस, डायरेक्ट लिखना सीखें इसको। तो ऑटोमेटिक ये tan 28 होगा, माइनस कर लीजिए, तो कंपेयर थीटा की वैल्यू 28 डिग्री। ये बहुत ही अच्छा बढ़िया सा फॉर्मेट है, इसका डायरेक्ट आप याद करें, या फिर कई लोग cos से डिवाइड करके फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 45 में ही माइनस होगा या प्लस होगा, डिपेंडिंग अपॉन द साइन। तो इसका फाइनल आंसर 28 डिग्री। इसमें तो आप ऐसे डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, कोई आपको कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें कि कैलकुलेशन बिल्कुल कम है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। cos 2b इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर। एक इक्वेशन ये दी हुई है, एक इक्वेशन और दी हुई है आपको, ये दी हुई है 3 साइन 2a, और इधर आप कर लीजिए 2 साइन 2b, ऐसे करके दी हुई है। और उन्होंने कहा, कुछ पूछा जा रहा है आपसे, a प्लस 2b एंगल क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। जरा इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, b से b को, a से a को, देखते हैं डिवाइड करने पर क्या बनता है। तो आप यहाँ देखिए 1/2 cos बाई साइन क्या होता है, cot होता है, आप जानते हैं। इधर आइए, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर है,
और साइन 2a का फॉर्मूला क्लियर होगा। साइन 2a का क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin a cos है। जरा आप कैलकुलेशन करें, एक साइन से साइन कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो इधर मिला cot 2b, इधर मिला आपका tan a, सीधा tan a बचेगा। अब इधर cot इधर tan, तो इसको भी tan में अगर लिख लें तो इसको 90 माइनस 2b लिखा जा सकता है। और tan आप कंपेयर कर लें तो आपको मिलेगा 90 माइनस 2b इज इक्वल टू a, यानी a प्लस 2b इज इक्वल टू 90, यानी फाइनल आंसर होगा 90 डिग्री, यानी π/2। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। बस डिवाइड करना है, सिमिलर एंगल को सिमिलर एंगल से डिवाइड करिए, अपने आप एक आसान सी क्वेश्चन बन जाएगी जिसको आसानी से आप बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करें। ये तो बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला इन्होंने पूछ लिया, जो कोई फार्मूला सभी बच्चों को पता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा फार्मूला तो आप जानते ही हैं, सभी ने sin 3x cos 3x का फार्मूला याद किया हुआ है। इसमें तो बिल्कुल भी कोई सीधा फार्मूला बेस्ड है, लिखने की भी इतनी जरूरत नहीं है, देखते ही आप आंसर टिक कर सकते हैं। लेकिन चलो क्वेश्चन में लिख देता हूं, आपकी स्क्रीन पर भी होगा क्वेश्चन। ऑप्शन है 0 है, 1 होगा, इसकी पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 1 या फिर 2 sin 2x या 4 cos 4x। तो सबसे पहले ये sin 3x है, ये भी sin 3x का ही फार्मूला है, बस उल्टा लिखा हुआ है। sin 3x का फार्मूला आप जानते हैं, ये होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ऐसे ही cos 3x का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये भी फार्मूला आप देख रहे हैं उल्टा लिखा हुआ है, मतलब ये माइनस sin 3x होगा, ये माइनस cos 3x। ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, आंसर आपका 0 होगा। मैंने पहले ही कहा था फार्मूला ही है, सीधा सीधा फार्मूला पूछा गया आपसे, तो इतना तो फार्मूला आपने sin 3x cos 3x का मेमोराइज किया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन इस पेपर में कई हैं जो बिल्कुल ही आपने देखा और टिक कर दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है और इन्होंने कहा कि इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉस के बारे में सभी जानते हैं, कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू +1। तो मिनिमम जब निकालेंगे तो 1 आ जाएगा और जो मैक्सिमम निकालेंगे तो आपका 2 + 1 3। तो यानी कि रेंज जो होगा वो 1 से 3 तक होगा, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3, देन डन। क्वेश्चन आपका डन, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, 1 2 3। तो इन क्वेश्चंस में आपने देखा एक क्वेश्चन बीच में डिफिकल्ट डाला, यही आपको पेपर करते समय इसका ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है उसको स्किप करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। डिफिकल्ट क्वेश्चंस की वजह से कई बार टेम्पो पेपर का खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस हो जाते हैं। इसलिए गलत क्वेश्चन पे जाने से सिर्फ टाइम का ही लॉस नहीं, आपका टेम्पो भी लॉस होगा और आपकी जो एनर्जी लेवल है, जो निगेटिविटी आने लगती है। इसीलिए गलत क्वेश्चन को तो पिक करने पर हम हमेशा अवॉइड करें। अपकमिंग जो एग्जाम एयरफोर्स का होगा उसमें भी आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, इतने 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जो थोड़े से डिस्टर्बिंग होंगे, उन पे बिल्कुल नहीं जाना। अगर उन पे गए तो स्कोरिंग आपकी लो हो जाएगी। अब जरा देखें अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 11 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बड़ा बेसिक सा सवाल है कि इन्होंने कहा 8 cos 10 और cos 20 cos 40 की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हैं कि एंगल डबल हो रहा है तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जरा क्या फॉर्मूला होता है, जरा देखिए, 1/2 की पावर n, ये फार्मूला है, sin 2 की पावर n a डिवाइडेड बाई sin a। इसमें n का मतलब है कितने टर्म्स हैं, 3, और a का मतलब पहला एंगल, पहला कोण। तो देखिए जरा रख दीजिए, n 3 रखोगे, 3 रखोगे तो 8 हो गया, और यहाँ n 3 रखोगे, a 10 रखोगे तो ये 80 हो गया, और नीचे आ जाएं ये 10 हो गया, ये 8 और 8 कैंसिल आउट हो गया। अब sin 80 को आप cos 10 भी लिख सकते हैं, sin 80 को ऐसे cos में, तो पूरा कन्वर्ट करने के बाद ये cot 10 आपका आ जाएगा। फाइनल आंसर बिल्कुल बस ये है कि आपको cos का ये फार्मूला जब एंगल डबल हो रहा हो तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, शायद याद भी होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा फार्मूला है, इसको जरूर याद रखें ताकि इस तरह का क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, cot 10। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये भी cos 15 sin 15 cos 36 sin 36 ये वैल्यू जरूर मेमोराइज रखें। कई ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको बिल्कुल डायरेक्ट याद होनी चाहिए और इस पर बार बार एनडीए में क्वेश्चंस आते हैं। sin 15 cos 15 sin 36 cos 36 sin 18 cos 18, ये स्टैंडर्ड वैल्यू जरूर से जरूर याद रखें ताकि आप डायरेक्ट पुट कर सकें और आपका टाइम बचाना है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो ध्यान दीजिए, इनकी वैल्यू आपको मेमोराइज करना है। sin 15 cos 15 बिल्कुल एकदम फिंगर पे होनी चाहिए वैल्यूज। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, cos 48
माइनस कॉस 12 की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगा लें। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो 30 डिग्री, और साइन डी माइनस सी बाई 2 करेंगे, साइन डी माइनस सी बाई 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका -18 आ जाएगा। आपका फार्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी का सभी को क्लियर है। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 या और साइन डी माइनस सी बाई 2, यही फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया आपका। अब जरा देखिए, साइन 10 की वैल्यू 1/2 होती है साइन 30, और ये माइनस बाहर कर दें, और साइन 18 का मान होता है √5, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। साइन 18 की वैल्यू इतनी होती है। 2 कैंसिल हो गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 1 माइनस √5/4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है और बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। बस ये वैल्यूज हमने कहा है कुछ डायरेक्ट याद करें। साइन 18 कॉस 18, साइन 36 कॉस 36, बिल्कुल फिंगर टिप पे होना चाहिए सारी वैल्यूज। इस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, 2 से 3 4 सवाल तो ऐसे डायरेक्ट मिल ही जाते हैं आपको। अब जरा अगले क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन नंबर 14 की जहां तक बात है, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चेक करना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों ट्रू है या केवल ओनली 1 ओनली 2। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके बारे में बोला गया है कि राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, A पर 90 डिग्री है, इधर B है, इधर C है, ऐसा समकोण त्रिभुज है। इसके बारे में बोला गया इफ साइन B का मान 1/3 है तो क्या कॉसिक C का मान, कॉसिक C का मान, कॉसिक C की वैल्यू क्या 3 होगी, ये हमसे पूछा गया है कि साइन B अगर 1/3 है तो क्या कॉसिक C 3 होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले तो एक ध्यान रखिए, साइन B का मान 1/3 है तो लंब बटे कर्ण, तो ये ऑटोमेटिक पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लीजिएगा। अब अगर इसमें आप C एंगल के हिसाब से सोचें, C एंगल के हिसाब से, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। हमें साइन निकालना है, C एंगल के हिसाब से निकालना है, तो साइन C होता है लंब बटे कर्ण। तो आप जैसे ये करेंगे तो ये वैल्यू इससे मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा तो यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, इसीलिए पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। अब जरा दूसरे स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरे स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि अगर कोई त्रिभुज ABC है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि B cos B बराबर C cos C, ऐसा कुछ बोला जा रहा है, और कह रहे हैं कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है तो ये आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये स्टेटमेंट हमको चेक करना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर समकोण नहीं है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा ही होगा। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको इसके बारे में क्लियर होगा कि cos B और cos C की जहां तक बात है, cos B का क्या फार्मूला आपने याद किया हुआ है, जरा उसको ध्यान दीजिएगा। जरा इसमें गड़बड़ हो रहा है। cos B by cos C, B A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2AB, और C A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बराबर 2AB। तो B से B कैंसिल हुआ, नहीं cos B है ना, तो यहाँ B स्क्वायर है तो यहाँ 2AC आएगा, यहाँ B कैंसिल नहीं होगा और यहाँ 2AB आएगा। नहीं गड़बड़ है। ओफो, मैं क्या होना चाहिए, B बाई साइन B बराबर C बाई साइन C, ये होता है। इसमें क्या गड़बड़ हो गया, B तो कटेगा नहीं, A कैंसिल हो जाएगा, फिर C स्क्वायर हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। और हम ऐसा लिखते हैं
बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, बी अपॉन सी की वैल्यू वहाँ से क्या मिलेगी, हाँ बी अपॉन सी की वैल्यू वहाँ से मिलेगी कॉस सी बाई कॉस बी, हाँ हो जाएगा कॉस सी बाई कॉस बी, बी अपॉन सी की वैल्यू ये मिलेगी और यहाँ से साइन बी अपॉन साइन सी, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2c बराबर साइन 2b, इक्वल होगा, हाँ ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपने देखा एक पहला स्टेटमेंट जो अभी आपने चेक किया था वो ट्रू था, देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगा कि नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्वेश्चन इसमें है b cos b इज इक्वल टू c और cos c, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो इसलिए b बाई सी जो होगा वो cos c बाई cos b होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब ये पूछा जा रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा या नहीं होगा। एक फार्मूला आप और जानते हैं b बाई साइन बी, साइन रूल के हिसाब से, तो इससे अगर लिखेंगे तो b बाई सी की वैल्यू साइन b बाई साइन सी आपको मिल जाएगी और cos c बाई cos b। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो ये ऑटोमेटिक आपका साइन b cos b साइन c cos c, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो साइन 2b इज इक्वल टू साइन 2c। साइन की वैल्यू या तो पॉसिबल है दोनों एंगल इक्वल हो जाएं और या फिर ऐसा भी पॉसिबल है 2b प्लस 2c बराबर 180 हो जाए। ऐसा क्यों बोला हमने, चूंकि साइन में आप जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा भी होता है, तो यहां से तो b बराबर c मिल गया, यहां से b प्लस सी 90, लेकिन क्वेश्चन में खुद ही बोला गया है कि समकोण त्रिभुज नहीं लेना है, तो पक्का है कि इसका समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्राइंगल ही इसका फाइनल आंसर होगा। यानी कि आप ये जो सेकंड आपका स्टेटमेंट है ट्रू है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स था, इसीलिए इसका बी ऑप्शन ओनली 2। ये त्रिभुजों से रिलेटेड सवाल था जिसमें आपको चेक करना था कि दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू कौन सा फॉल्स। अब जरा अगले पे आए, क्वेश्चन नंबर 15 में भी ऐसे 2 स्टेटमेंट है और जानना चाह रहा है कि ट्रू है। पहला स्टेटमेंट कि ट्राइंगल ABC में अगर a बराबर, किसी त्रिभुज ABC में अगर a बराबर 2b है एंड b बराबर c है, तो बताएं कि वो त्रिभुज क्या उसका अधिक कोण होगा, मतलब उसका एंगल क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, 90 से बड़ा होगा। तो सबसे पहले तो आप एक त्रिभुज अगर बनाएं, ये त्रिभुज हमारा ABC है, B के सामने B भुजा होती है, C के सामने C भुजा, अगर भुजाएं बराबर हैं जैसा दिया हुआ है, इसका मतलब ये कोण भी बराबर होंगे दोनों B और C। अब देखिए A प्लस B प्लस C बराबर 180 होता है, बिल्कुल होता है। A की जगह पर 2B लिखा जा सकता है, बिल्कुल, और C की जगह B भी लिखा जा सकता है, चूंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। अब जरा आप देखेंगे जब इसको, तो इसमें से निकल के आएगा आपका 3B, ये कितना हुआ आपका 2B, B और B कितना हुआ आपका ये 4B, 4B इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2B है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भी 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि क्या ये दिया गया त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा। एक स्टेटमेंट और है, पहला स्टेटमेंट हम लोग चेक करते हैं ट्रू है कि फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में, ट्राइंगल ABC में A बराबर 2B है और B बराबर C है, तो बताएं क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अगर ऐसे बना लें त्रिभुज ABC और ये B हो गया, ये C हो गया, ये B हो जाएगा, ये C इसके सामने A हो जाएगा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपका 2 भुजाएं बराबर हैं। कौन सी 2 भुजाएं बराबर हैं? ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये कोण भी बराबर होगा, यानी B और C कोण की वैल्यूज इक्वल होगी। और आप एक चीज जानते हैं, A प्लस B प्लस C इसकी वैल्यू होती है 180। अब ये तीनों को A की जगह पर क्या लिखा जा सकता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। A की जगह पर 2B आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और C की जगह पर भी B आ सकता है। जरा इसको हल कर लें। 4B बराबर 180, तो B बराबर 45 अंश, B बराबर आपका 45 डिग्री होगा। अब 45 जैसे ही यहाँ रखेंगे A कोण 90 हो जाएगा। A कोण 90 हो गया तो फिर 90 से आगे तो अब कोई दूसरा कोण जा नहीं सकता, इसीलिए ये कोण समकोण त्रिभुज होगा। जबकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसीलिए आप ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अब अगले स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है? अगला स्टेटमेंट बोल रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2 में बोल रहा है कि त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है जिसका कोण A बराबर 40 हो,
b बराबर 65 हो, a बाई सी बराबर इतना हो, साइन 40 और कॉसिक 15। क्या ये इन्होंने बोला ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है, ऐसा ट्राइंगल संभव नहीं। हमें चेक करना है क्या ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी आप जानते हैं 180 होता है, तो a और b का सम कितना हो गया 115, 105 डिग्री हो गया, साफ साफ नजर आ रहा है। इन दोनों का सम कर लीजिए, a और b का सम, तो c वाला जो कोण होगा वो आपका 75 डिग्री आपको मिल जाएगा। c वाला कोण कितना होगा 75। अब देखिए साइन रूल के हिसाब से आपको पता होता है a अपॉन साइन a बराबर होता है c अपॉन साइन c। a कितना एंगल है वो आपको क्लियर है, 40 है, और यहाँ पर साइन c का मान कितना है, c कोण 75 है आपका, c का कोण जो आया है वो 75 डिग्री आया है। अब जरा देखिए a बाई सी की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर कर दें, साइन 40 और साइन 75 है, साइन 75 को आप कॉसिक 75 लिख सकते हैं, इसको कॉसिक 75 लिखा जा सकता है। इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और क्वेश्चन में दिया गया था कॉसिक 15 आना चाहिए, जबकि आ रहा है कॉसिक 75, कॉसिक 15 नहीं आएगा, इसीलिए इसके दोनों ही ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हैं। इन्होंने कहा था ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है, ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है जिसमें ये पॉसिबल हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी कि ये आपका आया है दिया ये है, इसका मतलब इनका स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो गलत दी हुई है, इसलिए इसका पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मॉडुलस का बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कह रहे हैं इसका मॉडुलस निकालें। और मॉडुलस में एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी, अगर डिवाइड में दिया हुआ है तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मॉडुलस में आप दोनों का इंडिविजुअल मॉडुलस आप निकाल सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई में ऐसा आप हमेशा कर सकते हैं। आपको इसको सिंप्लीफाई करने की, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मॉडुलस निकालना तो आपको आता ही है, मापांक कैसे निकलता है, कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का सेम होना तय है, इसीलिए फाइनल आंसर इसका 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, जो आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस आपको नजर। तो मॉडुलस का बहुत बेसिक सा सवाल है, इसमें बिल्कुल भी आप कोई रेशनलाइजेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जब डिवाइड में होता है तो इंडिविजुअल आप निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी ऐसा आप कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपको गिवन है, जरा देखिए। इसमें डिटर्मिनेंट आपको गिवन है पी क्यू आर, और साथ में गिवन है आपको क्यू आर पी, और आपको गिवन है इसका आर पी क्यू। और पी क्यू आर धनात्मक संख्या है, आपस में तीनों की तीनों डिफरेंट भी है, और कहा जा रहा है डिटरमिनेंट का मान क्या होगा। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, d लेस देन 0 होगा कि d लेस देन इक्वल टू 0 होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड करने पर आपको ये कुछ मिलेगा, पी क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3pqr। इसका क्या फैक्टर होता है आपने पढ़ा होगा, तो इसका फैक्टर देखिए गुणनखंडीय होता है, एक p प्लस क्यू प्लस आर एक गुणनखंडीय, और एक बनता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। ये गुणनखंड आपको याद होगा, इसका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का ये फैक्टर होगा। सबसे पहले तो आप एक काम करें, इसमें अभी तो क्लियर नहीं है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव। पहला फैक्टर दिया हुआ है माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, 1/2 कर लें, इसको पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ऐसा कुछ हो जाएगा आपका, और माइनस 2pq माइनस 2qr माइनस 2rp। सबसे पहले यहाँ से p यहाँ से q लें और इसके साथ होल स्क्वायर बनाएं, ऐसे आप होल स्क्वायर बनाते जाएंगे, एक p एक q लेकर के इसके साथ, ऐसे q और r लेकर इसके साथ। तो देखिए होल स्क्वायर क्या बनेगा, फाइनल ये बनेगा माइनस p प्लस क्यू प्लस आर, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में ये बनेगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस q माइनस आर का होल स्क्वायर और प्लस r माइनस p का होल स्क्वायर। इस तरह का कुछ आपका बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन में खुद ही गिवन है कि पी क्यू आर भिन्न भिन्न संख्याएं हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, तो p पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव होगा, होल स्क्वायर लगा है तो ये पॉजिटिव होना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और बाहर नेगेटिव लगा हुआ है तो आप जानते हैं पूरा का पूरा फंक्शन नेगेटिव आएगा। और ध्यान रखिएगा जीरो संभव नहीं है, चूंकि पी क्यू आर डिफरेंट नंबर है तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, इसलिए डी की वैल्यू नेगेटिव होगी, इक्वल टू नहीं आ सकता, इसीलिए इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेंदी भी है, तो इस सवाल को आप करने से पहले थोड़ा सा स्किप भी कर सकते थे, क्योंकि एग्जाम में आपके पास
अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन लेंदी है तो आप स्किप कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन पे रिजिड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो अब देखिए क्वेश्चन डिफिकल्ट आया, अब आगे आपको फिर से आसान क्वेश्चन 4-5 बिल्कुल आसान से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यही एक पैटर्न होता है यूपीएससी के पेपर का, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ आपका टेम्परामेंट चेक करते हैं वो। अब देखिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में अगर आप आए तो 1 + x⁻⁹ में कहा गया कि सम ऑफ लास्ट 5 कोफिशिएंट, कितने कोफिशिएंट होंगे, चूंकि 9 है तो 10 टर्म्स होंगे, पहला 9c0 होगा, फिर ऐसे ही 9c1 होगा, 9c2 होगा, 9c3 होगा, 9c4 होगा, 9c5, 9c6 ... 9c, लास्ट 5 का पूछा गया है, मतलब ये शुरुआत के 5 का नहीं, लास्ट 5 का, ये इनका योग क्या होगा। ऑप्शंस हैं 256 होगा, 512 होगा या 1024 होगा। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि ये वैल्यू इससे मैच करेगा, इसकी वैल्यू इससे, तो जो वैल्यू इसका होगा वही इसका होगा, और पूरे सभी कोफिशिएंट का जो सम होता है किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में वो हमेशा 2n होता है। n क्या है, 9 है, जैसे ही आप 9 रखोगे तो 500, ये आपका आ जाएगा 512 आएगा, आपका 512 आएगा, 2 की पावर 9 यही होगा, 512 होगा। लेकिन चूंकि उन्होंने पूछा आपसे केवल सभी का सम नहीं पूछा, अगर सभी का पूछा होता तो आंसर 512 होता। 2 की पावर n का फार्मूला सभी को क्लियर है, ये सभी गुणांकों का योग होता है, लेकिन आधे का पूछा है और चूंकि इन दोनों की वैल्यू सेम होती है तो आधा इसमें जाएगा, आधा इसमें जाएगा, इसलिए आंसर इसका 512 नहीं 256 होगा, आधा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। सम ऑफ लास्ट 5 का पूछा है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट होता तो 512 आंसर होता, लेकिन ऑल कोफिशिएंट का सम नहीं पूछा, उन्होंने कहा लास्ट 5 का कोफिशिएंट का सम क्या होगा, तो थोड़ा सा हल्का सा आधा कर देना है आपको। अब इसलिए फाइनल आंसर 256, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की, ये आसान सा क्वेश्चन मैट्रिसेस का है, जिसमें से आपसे प्रॉपर्टी पूछी जा रही, क्या ये प्रॉपर्टी फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि ट्रू है कि फॉल्स है, बिल्कुल ये 100% हमेशा एप्लीकेबल होता है। दूसरा, और ये भी दिया है कि ए जो मैट्रिक्स है वो 3:3 ऑर्डर का है मैट्रिक्स है आपका, और एडजॉइंट ए का दिया हुआ है क्या, अब पता करना है इनमें दोनों में से। पहला स्टेटमेंट तो 100% ट्रू है, फार्मूला सभी को पता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है हम लोग चेक करते हैं। ये फार्मूला होता है एडजॉइंट ए के मॉडुलस का, मॉडुलस ए की पावर n-1, n की वैल्यू ऑर्डर 3 है तो यहाँ 3 रखेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, तो यानी ये फार्मूला रॉन्ग है, ये फार्मूला ट्रू है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। बिल्कुल आसान सा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स सबको पता है एडजॉइंट की प्रॉपर्टियों के बारे में, तो आप प्रॉपर्टी चेक कर लीजिए, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधा सीधा आपको पता चलेगा कि कौन सा ट्रू है। तो आपका ओनली पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट था इसका। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हम अगला बढ़े 21, बहुत बेसिक सा सवाल है सर्किल का, x-2a x-2b प्लस x-2c x-2d, इस सर्किल का सेंटर क्या होगा, केंद्र क्या होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए सर्किल का कौन सा फॉर्म है, आपको याद होगा ये डायमीटर के फॉर्म में सर्किल ऐसा लिखा जाता है, डायमीटर के फॉर्म में सर्किल इस तरह से लिखा जाता है। आपको याद होगा डायमीटर सर्किल का जब दिया होता है, इधर का डायमीटर x1 y1 हो और इधर का डायमीटर x2 y2 हो, तो सर्किल का इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है। आपको फार्मूला भी याद होगा, तो ये x1 ये y1, तो ये देखिए 2a 2c इधर का पॉइंट मिल जाएगा और इधर का पॉइंट मिल जाएगा आपको 2b 2d। तो आप ध्यान दीजिए दोनों तरफ का बिंदु मिल गया, अब पूछा जा रहा है सर्किल का सेंटर क्या होगा, तो मध्य बिंदु ही होगा इसका, बीचों बीच मध्य बिंदु कैसे निकलेगा इन दोनों से, इन दोनों का मध्य बिंदु आप निकाल दीजिए, सेंटर आपके हाथ में होगा, सेंटर मिलेगा। मध्य बिंदु कैसे निकलता है, दोनों को ऐड करके 2 से भाग, a + b c + d, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। बस आपको याद होना चाहिए कि सर्किल का कौन सा फॉर्म है, सभी को पता है डायमीटर फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था सर्किल का, सीधा आपको सेंटर बताना है। आप बिल्कुल भी इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना करें, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। फॉर्मेट पहचानें किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, -g -f से सेंटर ना निकालें, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो इसका आंसर होगा a + b c + d, ऑप्शन नंबर आपकी स्क्रीन पर C इसका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 अगर ध्यान से देखें आप, इसमें कहा गया एक आपका वर्ग है, स्क्वायर है, स्क्वायर का एक साइड आपकी दी हुई है, स्क्वायर की एक साइड है, स्क्वायर का एक डायगोनल दिया हुआ है, ये डायगोनल है स्क्वायर का, डायगोनल एक डायगोनल स्क्वायर का ये है, ये विकर्ण है,
और आपसे कहा गया कि एक डायगोनल का समीकरण दिया है, दूसरे डायगोनल का सॉल्व करिए। इस डायगोनल का समीकरण आपके हाथ में है, वो ये दिया हुआ है 3x + 2y = 5 और उन्होंने कहा कि एक वर्टेक्स 1, -1 ये भी आपको गिवन है। इस डायगोनल का इक्वेशन गिवन है, इस डायगोनल का फाइंड करना है आपको। बिल्कुल आसान है, दो डायगोनल हमेशा 90 पर कट करते हैं किसी भी स्क्वायर में, आपको पता है। तो अगर इस डायगोनल का स्लोप पता है तो इसका ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो m1 m2 बराबर -1 होता है। तो इसका स्लोप क्या होगा, अगर इसका आ गया तो इसका भी मिल जाएगा। एक बार स्लोप मिल गया, इसका पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इक्वेशन इस डायगोनल का BD का आराम से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप के बारे में आप जानते हैं, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट है, डायरेक्ट स्लोप लिखने का तरीका है, या फिर y = mx + c भी आप बना सकते हैं। स्लोप ये इस लाइन का होगा AC का, तो BD का स्लोप क्या होगा आपको क्लियर है कि स्लोप को पलट दीजिए, तो BD का स्लोप जो होगा वो 2/3 होगा। अब दूसरे विकर्ण का इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। दूसरे का इक्वेशन होगा y - y1, स्लोप होगा 2/3 x - x1। अब इससे आप दूसरे विकर्ण का समीकरण आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। दूसरे विकर्ण का समीकरण 2x - 3y = 5 होगा। आप कैलकुलेशन कर लें आसानी से, तो इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट। तो एक डायगोनल पता है, दूसरे डायगोनल का समीकरण आपको फाइंड करना है। तो पहले डायगोनल का क्या यूज है, उसका मेन यूज है जो आपने देखा कि पहले डायगोनल का स्लोप से दूसरे डायगोनल का स्लोप आसानी से आप पता कर सकते हैं, क्योंकि दो डायगोनल आपस में जो है एक दूसरे को 90 पर एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको स्क्वायर की आसानी से पता होगी। अब देखें अगले क्वेश्चन की तरफ जो मूव करें, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट बार बार चेंज कर देते हैं, तो कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं आप। जरा देखिए क्वेश्चन वही है, कई बार इस क्वेश्चन आया हुआ है कि 25x² + 16y² = 400, और ये इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है और कहा गया कि इलिप्स में एक P बिंदु है। जरा ये ध्यान दीजिएगा, एक इलिप्स है हमारा ऐसा, हालांकि इलिप्स x एक्सिस का है कि 400 से पहले डिवाइड कर दे तो ये मिलेगा 1625। क्लियर है कि y एक्सिस का इलिप्स है, यहाँ बड़ी संख्या है। और y एक्सिस का इलिप्स आप इस तरह से लिखते हैं x² / b² y² / a² = 1। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक इलिप्स है हमारा, y एक्सिस का इलिप्स है, इस तरह का इलिप्स है, और इस इलिप्स पर दो यहाँ बिंदु दिए हुए हैं और यहां पर कोई P बिंदु है। इसकी दूरी दोनों जगह का योग पूछा गया है आपसे, PQ + PR का योग क्या होगा। ऑप्शंस हैं 12 होगा या 10 होगा या 8 होगा। तो इसमें हिडन जो चीज है वो ये है कि जो Q और R है, जो Q और R आपको क्वेश्चन में दिया है, Q का कोऑर्डिनेट 0,3, R का कोऑर्डिनेट 0,3, ये इलिप्स का फोकस होगा। बस ये अगर आप पहचान गए कि ये फोकस का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, तो आपको याद होगा नाभि दूरियों का जो योग होता है वो हमेशा 2a के बराबर होता है। a की वैल्यू 5 है, इसलिए फाइनल आंसर इसका 10 होगा। यही इसका, अगर Q और R आप पहचान गए, अगर डायरेक्टली पूछ लेता कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंस बताइए तो आप कभी गलती ना करते, लेकिन Q और R दे करके, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया है Q और R दे करके, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर आपने सॉल्व किया होगा। इसीलिए Q और R जो दिया हुआ है बेसिकली आपको फोकस दिया हुआ है, नाभियां दी हुई है, और नाभि दूरियों का योग कितना होता है, हमेशा 2a के बराबर होता है, इसलिए फाइनल आंसर इसका 10 होगा। अब देखें अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, जरा ध्यान दीजिए। एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स आपको दी हुई हैं और कहा जा रहा है, पहली है एक लाइन है x + 2 = 0, एक y + 2 = 0 और एक लाइन और है। इन तीनों लाइन से मिल करके एक ट्राइंगल बनेगा जिसका सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र आपको दिया हुआ है, और -1, -1 और k का मान क्या होगा। ऑप्शंस हैं -1 होगा, -2 होगा। अगर इन तीनों लाइंस को आप ध्यान से देखें तो ये लाइन और ये लाइन, ये चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, तो इस तरह का कुछ बनेगा आपका। ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में 90 पर कट करेंगे। मान लीजिए ये x + 2 = 0 है, ये y + 2 = 0 है, तो तीसरी वाली लाइन कुछ ऐसी होगी, इस तरह की लाइन होगी। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर कोई समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज का जो सरकम सेंटर होता है, जो परिकेंद्र होता है,
चूंकि सर्किल ऐसे गुजरेगा, इसमें से इस तरह से सर्किल जाएगा, ऐसे सर्किल कुछ जाएगा, उसका जो सेंटर होता है हमेशा वो इसके मिड पे होता है, डायगोनल के मिड पे। ये पता होना चाहिए आपको, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो आपका हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर होता है, कर्ण के मध्य बिंदु। और सर्कम सेंटर आपको गिवन है -1, -1। अगर ये सर्कम सेंटर, चूंकि ये डायमीटर होगा कि नहीं होगा वो कंफर्म है, चूंकि यहाँ 90 का एंगल है तो डायमीटर ही हमेशा सर्किल पर 90 बनाता है, तो यानी ये आपका डायमीटर ही होगा। इसलिए ये बिंदु जो होगा इस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा, ये बिंदु इसी लाइन पर होगा। जरा सेटिस्फाई करा लीजिए इस लाइन पर, -k -1 +2, यानी फाइनल आंसर आपका 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अब बस इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आपको पता होना चाहिए किसी भी सर्कम सेंटर का, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर होता है। अगर ये क्लियर है आपको तो उस पॉइंट को आसानी से तीसरी लाइन पर सेटिस्फाई कराएं और फाइनल आंसर आपके सामने होगा। कोई भी कैलकुलेशन नहीं है इसमें, बस आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए सर्कम सेंटर का। तो बड़ा आसान सा सवाल था आपके लिए। अब अगले क्वेश्चन पे आए। 25 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक परवलय है y² = x और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये परवलय है आपका, पैराबोला है और एक ऐसी जीवा है, कॉर्ड है। इस कॉर्ड की लंबाई क्या होगी अगर एंगल थीटा है, तो इस जीवा की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले इस जीवा की लंबाई आपसे पूछी गई है, तो अगर आप चाहें तो इसका कुछ लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। इस जीवा की लंबाई को आप l ले लें। इस जीवा की लंबाई को अगर आपने l ले लिया, l लंबाई, तो इधर ऑटोमेटिक l cos थीटा हो जाएगा, इधर l sin थीटा, तो l cos थीटा l sin थीटा। अब चूंकि ये बिंदु परवलय पर है तो परवलय को संतुष्ट भी करा दीजिए, बस हो गया, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा आसानी से। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता है तो भी कोई बहुत दिक्कत नहीं। l लंबाई लीजिए, l cos थीटा l sin थीटा। अब रख दीजिए x की जगह पर l cos थीटा, y की जगह पर l sin थीटा। तो देखो क्या होगा, l² sin² थीटा l cos थीटा। एक l कैंसिल कर दीजिए, l की वैल्यू cos थीटा बाई sin² थीटा होगी। आप चाहें तो साइन को ऊपर की तरफ कर लें, कोसेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो बड़ा आसान सा है, अगर डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता तो l लेकर के आसानी से आप जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड आप आसानी से पैराबोला में बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26 की जहां तक बात है, ये तीन के तीनों बिंदु कोलिनियर हैं, एक रेखा में हैं ऐसे, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा। तो पहला बिंदु जो है वो a, b है, दूसरा जो बिंदु है वो आपका C, D है और अगला जो बिंदु है A - C B - D होगा। सबसे पहले ये तीनों कोलिनियर हैं तो क्या कंडीशन सही होगी, AB = CD होगा या AC = BD होगा, AD = BC होगा। कोलिनियर के बारे में जानते हैं कि इसके सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, या तो इसका एरिया 0 कर दें चूंकि इससे ट्राइंगल बनेगा नहीं, या फिर स्लोप को इक्वल कर दें। तो एरिया भी 0 कर सकते हैं, इस तरह से लिख लें AB1 CD1 और A - C B - D और यहाँ 1 = 0। अब इसको एक्सपेंड कर लें, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन आप और आसान करना चाहते हैं तो इसको ऐड कर दीजिए। डिटरमिनेंट के बारे में आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी आपको याद होगी, AB1 इसको ऐसे ही रहने दें और इस वाले में इसको ऐड कर दें, तो जोड़ेंगे तो A बचेगा, यहाँ B बचेगा और इधर 2 हो जाएगा, 1 1 जुड़ जाएगा। अब आप एक्सपेंड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगाने से कैलकुलेशन में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। चाहे तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जरा A के साथ देखिए कि एक्सपेंशन में क्या मिलेगा, देख रहे हैं आप, 2D - B हो जाएगा। अब -B के साथ क्या मिलेगा, आप देख रहे हैं 2C - A हो जाएगा। और +1 के साथ आपको क्या मिलेगा, जरा वो भी ध्यान दीजिए, आपको BC - AD मिल जाएगा। अब = 0 होगा, A अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2AD - AB -2BC + AB + BC - AD = 0, ये आपको मिल जाएगा। AB और AB कैंसिल हो गया, BC एक यहाँ से, AD एक यहाँ से, तो AD - BC = 0। अब ऑप्शन देख लीजिए जिसमें हो AD = BC हो, वही आपका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, AD = BC। आपको स्क्रीन पर ऑप्शंस आपके नजर आ रहे होंगे। बड़ा आसान सा सवाल है, स्लोप से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप एरिया से कर लीजिए। बस ये है कि एक्सपेंड करने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर सिंप्लीफाई कर लें तो बेहतर होगा, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। आसान सा कोलिनियर का, समरेख का सवाल आप जानते हैं, 3 बिंदु अगर एक रेखा में है तो उसका क्या प्रतिबंध होता है, आपको क्लियर है ये चीज़, बिल्कुल एकदम
अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आगे बढ़े। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल, बेसिक प्रॉपर्टी। इन्होंने कहा कि एक त्रिभुज है 27 में ABC और इनके मध्य बिंदु, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये D है और ये E है। और D जो है, D का जो कोऑर्डिनेट है वो 2, 5 है और E का जो कोऑर्डिनेट है वो 5, 9 है। और BC की लंबाई आपसे पूछी गई है कि 8 होगी, 10 होगी। ये बेसिक प्रॉपर्टी 9th 10th में ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा या 9th 10th की बुक्स में, हर बुक्स में आपको अवेलेबल है कि अगर ये मिड पॉइंट है इसका, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई में एक रिलेशन होता है। इस BC की लंबाई DE का हमेशा डबल होगा, तो DE निकाल लें और डबल करके BC आराम से मिल जाएगा। हर त्रिभुज की एक खास प्रॉपर्टी है। तो जरा DE निकाल लें और DE को डबल जैसे ही करेंगे BC की लंबाई आपको मिल जाएगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा करके आप आसानी से पहले डिस्टेंस पता कर लें बिना कोई टेंशन के। सबसे पहले आया 9 + 16, यानी फाइनल आंसर जो होगा वो 5 आ गया इसकी लंबाई। तो इसको डबल करने से BC की लंबाई मिल जाएगी, फाइनल आंसर इसका 10 होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बिल्कुल आसान सा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी आपने जरूर पढ़ी होगी कि मिड पॉइंट से ज्वाइन करने पर लंबाई में क्या रिलेशन होता है, वो क्लियर है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आगे बढ़ें, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा स्क्रीन पर आप देखिएगा। एक लाइन है 3x - 4y - 5 = 0। और जरा यहां पर एक बात ध्यान दें कि इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0, k और ये 0, k दिया है इज 3, 1। ये फुटपाथ, ये P है, ये M है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 3, 1। और आपसे कहा जा रहा है कि k की वैल्यू बताएं, k का मान क्या होगा? 3 होगा, k का मान 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। बिल्कुल क्लियर है, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, बस इसी का फायदा उठाना है और k का मान मिल जाएगा। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? फिर इस लाइन का स्लोप देखते हैं। इस लाइन का स्लोप तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं, स्लोप निकालना आपको आता है। x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट। ये स्लोप निकालने का सबसे आसान तरीका 3/4 हो गया इस लाइन का। इस लाइन का स्लोप भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, y2 - y1 करके। 1 में से k गया तो स्लोप आप 1 - k और डिवाइडेड बाई 3 में से 0, 3 हो गया। ये स्लोप हो गया आपका किस लाइन का? क्लियर होगा आपको किस लाइन की बात हो रही? PM का। ये लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। अब दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 के बराबर कर दीजिए, क्योंकि दोनों लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। पहली लाइन का स्लोप 1 - k/3, दूसरी लाइन का स्लोप आया 3/4 = -1। अब जरा देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1 - k = -4, k = 5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कैलकुलेशन आपके सामने है, बस दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, बस इसका आपको एडवांटेज लेकर के k का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। स्लोप का ये बड़ा बेसिक सा स्ट्रेट लाइन का सवाल है। अब जरा देखें अगले सवाल की तरफ मूव करें, तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी स्ट्रेट लाइन से ही रिलेटेड है। कहा गया 2 रेखाओं का स्लोप दिया हुआ है, एक का 2 - √3, एक का 2 + √3। उन दोनों के बीच ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? लेकिन अगर आपको याद हो 29 tan थीटा का जो ये फार्मूला होता है दो रेखाओं के बीच कोण निकालने का, ये फार्मूला बेसिकली आपको एक्यूट एंगल देता है। लेकिन पूछा ऑब्ट्यूज गया है, कोई दिक्कत नहीं, रेखाओं के बीच का कोण आपसे ये नॉर्मली हम ये निकालते हैं, पूछा ये जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये एंगल आ जाएगा तो 180 में घटा देंगे तो जो हमारा एंगल ऑब्ट्यूज पूछ रहा है वो निकल आएगा। लेकिन इस फार्मूले से ऑलवेज आपको एक्यूट एंगल ही मिलता है, तो एक्यूट एंगल निकाल लेते हैं। तो एक स्लोप दिया हुआ है, पहला स्लोप है 2 - √3 और दूसरा स्लोप है 2 + √3 और यहाँ m1 m2 करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। फाइनल ये आएगा सॉल्व होने के बाद आपका 4, यानी कि आपको मिलेगा 2 - √3 और यहाँ पर -2 + √3, इस तरह से है। अब देखिए 2 2 कैंसिल हुआ, ये पूरा मिला 2√3/2। अब आप देखेंगे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, लेकिन ये नहीं, एक्यूट एंगल आपसे नहीं पूछा गया। इस फार्मूले से ऑलवेज आपको एक्यूट एंगल ही मिलता है, लेकिन पूछा ऑब्ट्यूज गया है, इसलिए फाइनल आंसर इसका 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ये आपको पता है इस फार्मूले में मॉड किस लिए अप्लाई किया जाता है? एक्यूट एंगल के लिए। अब देखिए बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, बस उन्होंने ऑब्ट्यूज एंगल पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक्यूट आएगा तो उसी से 180 से माइनस करके आप ऑब्ट्यूज एंगल आसानी से
निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी स्ट्रेट लाइन से ही रिलेटेड था, बिल्कुल आसान सा सवाल था स्ट्रेट लाइन का। अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 30, ये भी स्ट्रेट लाइन से है। 30 में पूछा गया कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर की दोनों भुजाओं की बात की जा रही है, इसकी और इसका समीकरण आपको दिया हुआ है। इस भुजा का क्या समीकरण है जरा देखिए, 3x - 4y - 5 = 0। और इस भुजा का क्या समीकरण आपको दिया हुआ है, 3x - 4y - 15 = 0 + 15 = 0। और कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 4, 9, 16, 25 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले तो अगर आप इन दो रेखाओं के बीच की दूरी निकाल लें, यहां से यहां तक की दूरी निकाल लें, तो वो वर्ग की भुजा निकल आएगी। और वर्ग की भुजा आ गई तो क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा लें, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो आपको याद होगा d1 - d2 √a² + b², ये फार्मूला होता है। तो d1 मतलब -5, d2 ये 15 है हमारा, और a² + b² आप लिख लें और इसको पूरा सॉल्व करके आप सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। ये होगा समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस, यानी भुजा निकल आई 4। अब भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल होता है तो आंसर 16 होगा। इसीलिए इस सवाल में बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला। हर साल इस पर क्वेश्चन आता है, कहीं ना कहीं समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगना ही लगना है। d1 - d2 √a² + b² जो हमने अप्लाई भी किया, 4 आया, ये आ गया, इसको वर्क करेंगे तो क्षेत्रफल 16 आएगा। ये फाइनल आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, 1 - i आयोटा माइनस आयोटा 1 - आयोटा, और पूछा जा रहा है कि ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है, या फिर A ट्रांसपोज प्लस ये कुछ इन्फॉर्मेशन 4 ऑप्शंस में आपको गिवन है, आपकी स्क्रीन पर होगा। इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, पहले तो ये जानते रहें आप कि अगर कोई मैट्रिक्स A है, अगर उसको कॉन्जुगेट करके आपने ट्रांसपोज करके उसी के साथ ऐड किया, या कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करके माइनस कर दिया, तो ये हमेशा आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा, ये हमेशा हर्मिटियन होगा ऑलवेज, और ये हमेशा स्क्यू हर्मिटियन होगा। इसको आप जानते रहिए, माइनस करने से स्क्यू होगा, प्लस करने से हर्मिशियन मैट्रिक्स हो। ये मैट्रिक्स चाहे जैसा हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों स्टेटमेंट आप ध्यान रखिए। ऐसा सेम स्टेटमेंट आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में भी होता है कि जब प्लस करते हैं तो आपको सिमेट्रिक मिलता है, जब माइनस करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलता है। इसमें बिल्कुल भी चेकिंग ना करें कि ये मैट्रिक्स हर्मिटियन है कि नहीं है। अगर ये मैट्रिक्स आपका प्लस में लिखेंगे तो हर्मिटियन होगा, माइनस में लिखेंगे तो स्क्यू हर्मिटियन होगा। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट है, कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि प्लस में हर्मिटियन होता है, जब माइनस होता है तो स्क्यू हर्मिटियन होता है। कोई चेकिंग मत करिए, इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा उसी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। फालतू में कैलकुलेशन करके ये दो स्टेटमेंट आप जरूर से जरूर मेमोराइज कर लें, और इनको आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट पता है तो बहुत अच्छा है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, इसमें कहा गया कि आप कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ स्वतंत्र पद बताएं इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में। 2 की पावर x² की पावर -√x की होल पावर 10 में स्वतंत्र पद टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होगा, 180, 120, 90, 72। सबसे पहले जनरल टर्म शायद लिखना आप लोगों को आता होगा, TR + 1 10 CR, 2 की पावर x² की पावर 10 -r और √x की पावर r। अगर आप इसको लिख लें तो इसको जरा इस तरह से जरा थोड़ा सा सही ढंग से अरेंज कर लें। अरेंज करने पर आपको क्लियर होगा 20 - 2r, यहाँ भी -1 की पावर r और x की पावर r/2, चूँकि रूट लगा हुआ है। सबसे पहले तो x को एक साथ कलेक्ट कर लें और देखिए ये बनता है आपका 10CR, 2 की पावर 10 -r, -1 की पावर r और x की पावर कितना हो जाएगा, इन दोनों पावर को साथ में लिख लीजिएगा। तो r/2 -20 + 2r यानी होगा 5r/2 -20, ये x की पावर में आपको मिलेगा। आसानी से इसको कलेक्ट कर लीजिए पहले। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि कांस्टेंट टर्म का मतलब है x नहीं होना चाहिए, तो ये पावर आपको 0 हो जाना चाहिए और ये आपको
मिलेगा स्वतंत्र पद आपका पूरा। तो इसको 0 के इक्वल कर दें, कांस्टेंट टर्म में हमेशा स्वतंत्र पद में इसको 0 के इक्वल किया जाएगा। आर की वैल्यू आपको सॉल्व करने पर 8 मिल जाएगी। आर की वैल्यू क्या होगी 8। अब 8 यहाँ पुट करके फाइनल आंसर आप निकाल लीजिए। आपका यहाँ 10c 8 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, क्लियर है आपका। 8 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो ये बनेगा 10c 8 और 2 स्क्वायर। 10c 8 का मान आपको निकालना आना चाहिए। 10c 8 का मान क्या होता है, और ये 4 होगा, ये 45 × 4, आप फाइनल आंसर 180 होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ये प्रोसीजर है, जनरल टर्म्स लिख करके आप आसानी से ये बता सकते हैं कि स्वतंत्र पद क्या होगा इस क्वेश्चन का। और उसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, ये भी बाइनोमियल का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा बिल्कुल वन लाइनर है, इसमें बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं करना, सीधा एक्सपेंशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ऐसा कुछ एक्सपेंशन आपको गिवन है a0 a1x a2x स्क्वायर एंड सो ऑन, और आपसे कहा जा रहा है कि ये वैल्यू फाइंड करें a0 माइनस a1 प्लस a2 डॉट डॉट, और ऑप्शंस दिए हुए हैं 32 64 2048। सबसे पहले देखिए ये एक्सपेंशन अगर गिवन है तो यहाँ प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। ये तो तभी होगा जब x की जगह पर आप -1 रखेंगे दोनों साइड। इधर भी -1, अपने आप ये जो आप चाहते हैं वो सीरीज आपको मिल जाएगी। इधर -1 पुट करें तो ये आपका, इधर भी -1 पुट करें, a0 माइनस a1 प्लस a2, ये तो वही सीरीज मिल गई जो आपको चाहिए। अब आसानी से इसमें देखें 2 की पावर 6 1 1 कैंसिल हो गया 64, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसलिए इस सवाल का फाइनल आंसर 64 होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस x का मान आपको सीरीज के हिसाब से रखना पड़ेगा, जो रिक्वायरमेंट होगी x की वैल्यू पुट करना है आपको -1 ऑन बोथ साइड्स। अब सबसे पहले अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें, ये तो और भी बेसिक सा सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है। आपने ऐसा सवाल पहले भी एग्जाम में NDA 2015 में देखा हुआ है। जरा देखिए 20cn + 2 = दिया है 20cn - 2n की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस हैं 18 25 10 या 12। आपको बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी पता है कि NCP NCQ कब इक्वल होते हैं दोनों, जब P + Q n होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी सभी को पता है। इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, तो बिल्कुल आसान सा है, कोई टाइम नहीं लगेगा आपको। आसानी से आप n की वैल्यू जो है आपको 10 मिल जाएगी और यही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। आसानी से आप देखें, इतनी बेसिक प्रॉपर्टी तो बाइनोमियल में सभी ने पढ़ी होगी, आपने भी कई बार इस प्रॉपर्टी को पढ़ा हुआ है। इस पर क्वेश्चन गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। n = 10 होगा आपका। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, जरा देखें कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो k का मान कितने होंगे, 1 वैल्यू होगी। मैट्रिक्स क्या दी हुई है, जरा देखिए 0 k 4 -k 0 -5 या फिर -k k -1 = 0। अब आपसे कहा गया है इसको, ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो k के कितने मान संभव हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है, एकाएकी है। ये सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका इन्वर्स पॉसिबल ना हो, जिसके डिटर्मिनेंट का मान 0 हो। तो डिटर्मिनेंट का मान 0 करके देखते हैं और पता करते हैं k के कितने मान संभव होंगे। एक मान होगा k का, या k के एक से अधिक मान होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे या इनफाइनाइट होंगे। वो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। 0 के साथ 0 ही हो जाएगा। k के साथ देखिए क्या मिलता है, k के साथ आप एक्सपेंड करें तो k -5k प्लस 4 के साथ आपको क्या मिलता है, -k² = 0। अब देखिए k² -5k², ये पूरा सॉल्व करने पर -4k² मिल जाएगा आपको। इसमें माइनस भी लगेगा तो +4k² -4k² = 0। जरा यहाँ से देखिए, यहाँ से तो 0 = 0 आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है k का यहाँ कोई भी मान रखेंगे ये समीकरण हमेशा संतुष्ट होगा। k का मान 1 भी रख सकते हैं, 2 भी एंड सो ऑन। तो इसलिए k के एक से अधिक मान यानी इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। k का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकलेगी, लेकिन k के एक से ज़्यादा मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे और वो वैल्यूज इनफाइनाइट होंगी। इसीलिए इस सवाल का फाइनल आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। 0 = 0 का मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा इसका। कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं आएगी, लेकिन आप जानते हैं कि उसकी k के कई मान इसमें संभव होंगे। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ें तो ये भी बड़ा बेसिक सा सवाल है बाइनरी ऑपरेशन का। 1 1 इस सिस्टम को आपको डेसिमल सिस्टम में
चेंज करना है, जो कि बहुत आसान होता है, सभी बच्चों को पता भी होता है किस तरह से आप इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू देखनी होती है कि इसमें 7 हैं, इसमें भी आपके 7 हैं। पहले वाले को एक कम करके लिखते हैं, तो अब सेकेंड नंबर पे भी आप 1 × 2 की पावर 5, इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 × 2 की पावर आपका 3 हो जाएगा, इसको भी लिखने की ज़रूरत है, इसको कोई ज़रूरत नहीं। लास्ट वाले को आप 1 × 2 की पावर 0, ऐसे इसमें भी आप लिख लीजिए और पूरा आप सॉल्व करें इसको, आपका 200 आपको मिलेगा और आप जानते हैं इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो बड़ा आसान सा होता है कि आप बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम या डेसिमल से बाइनरी सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है कि बहुत कोई कॉन्सेप्ट हो, आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें, लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी का सवाल है कि 1/10 लॉग का बेस जो आपको गिवन है वो 5 है और इस तरह से पूछा गया इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। फाइनल ऑप्शंस आपके सामने हैं कि 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। अब जरा देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है। पहले वाले को आपने पढ़ा होगा, इसको 2 की पावर 10 लिखा जा सकता है, 2 की पावर 10, इसमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है। इसमें जरा देखिए लास्ट वाले में आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3125 को 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, इसको 5 की पावर 5 इसको लिखा जा सकता है। अब जरा इसमें 10 को आगे करें, 10 कैंसिल, ये बचा log 5/2, यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है, जैसा लिखा है लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर 5 को आगे करें, 5 कैंसिल और ये 1 हो गया, 1 हो गया, क्लियर है। बेस सेम है तो माइनस में आप क्या लिखते हो आपको पता होगा, बेस सेम है तो माइनस में क्या लिखा जाता है, डिवाइड +1। अब जरा देखिए बना क्या, 1/5 बन गया +1। अब देखिए 5 को ऊपर करेंगे, 5 की पावर -1 आगे लाएंगे, ये -1 +1, यानी फाइनल आंसर इसका 0 होगा। बड़ा आसान सा है, बेसिक सा है, बस कैलकुलेट करते जाना है, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है और ना इतना फंडामेंटल लॉग का सवाल है। बेसिक प्रॉपर्टियाँ सभी को पता है, पावर का, मल्टीप्लिकेशन का, हर प्रॉपर्टी आपको पहले से ही क्लियर है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आगे बढ़ें तो ये भी लॉग का ही क्वेश्चन है, लॉग की फंडामेंटल प्रॉपर्टी से बेस्ड सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन है, x = log CAB, बेस C है, y की वैल्यू है log बेस ABC और z की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में log BAC। ये तीनों वैल्यूज आपको गिवन है और ऑप्शंस आपके सामने हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई 1 होगा, या x + y + z 1 होगा, या 1/1 + x, ये 1/1 + y, 1/1 + z क्या 1 होगा, या फिर इसी तरह से एक ऑप्शन और गिवन है आपको। इसमें से पहला ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको 1 नहीं मिलेगा। इसको क्या लिखा जा सकता है आपको क्लियर होगा, log AB/log AC, log BC/log A, कैंसिल आउट नहीं होगा, 1 नहीं मिलना है। सबसे पहले आप पहले ऑप्शंस को इनकरेक्ट कर दीजिए, बाकी ऑप्शंस पे हम चेक करते हैं। कई लोगों को डायरेक्ट याद भी होता है कि ये वैल्यू 1 होती है, लेकिन आपको याद नहीं है अगर, तो इस तरह से लिख लीजिए। ये पहला जो दिया है x है, x में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे ये बनेगा, और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1 + log AB/log C, ऐसी log। अब एलसीएम ले लें अगर इसका, तो आप एक पैटर्न देखेंगे, इसमें ये पैटर्न बनेगा by/log C। तो 1/1 + x जो होगा वो log C/log ABC, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा सेम पैटर्न आपको इसमें नज़र आएगा, ऐसा इसमें, बस इसमें b आ जाएगा। एक में आपका अगर इसमें c आया है तो इसी हिसाब से उसमें b आएगा, उसमें a आएगा, तो ऊपर और नीचे का मैच होगा, यानी आपका सीधा सीधा आंसर 1 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप कई लोगों को डायरेक्ट याद भी होता है, अगर याद नहीं है तो आप इस तरह से इसका सोल्यूशन देख सकते हैं कि x y z अगर ये गिवन है तो उसका रिवर्स हमेशा 1 होगा। इसको आप याद भी कर सकते हैं, या आपको नहीं याद है तो उसका सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसा सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पहले भी आपने सॉल्व किया होगा। अब जरा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, मैट्रिक्स का अवयव का सवाल है, x + y, y
2x x माइनस वाई, एक मैट्रिक्स आपको ये है। दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया है 2 माइनस 1, और तीसरा C मैट्रिक्स आपको दिया है 3 2, और आपसे कहा जा रहा है ए बी इज इक्वल टू, अगर C है तो बताएं मैट्रिक्स A की वैल्यू क्या होगी, का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस हैं -10 होगा, -14 होगा, -24 या -34। अब जरा देखें, सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके C के इक्वल करिए। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, बड़ा आसान सा है। मल्टीप्लाई तो आप ऐसे करते हैं रो को कॉलम से। तो ये 2x 2 के साथ 1 के साथ और इक्वल टू किसके करना है, C के। डायरेक्ट करते जाइए, इसको इसके साथ करें। 2x प्लस 2y माइनस वाई और इज इक्वल टू 3। ऐसे इसमें भी इसको करिए 4x और इसको इसके साथ करें -x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये डायरेक्ट आप कर लें, मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा आसानी से, इज इक्वल टू C के करना है। अब देखिए सबसे पहले 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये बन चुका है, एक ये बन गया। और इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम हल करें, सॉल्व करें, तो आप देखेंगे तो x की वैल्यू जो है -1 मिलेगी, और यहाँ x की वैल्यू अगर पुट करें तो y की वैल्यू 5 मिल जाएगी आपको। अब x और y मिल गया, तो अगर यहाँ रख दें x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 5, तो आप जानते हैं ये जो पहला मैट्रिक्स है, अब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। चूंकि मैट्रिक्स हमें पता चल चुका है, मैट्रिक्स यहाँ -1, यहाँ 5 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ -1 है, और यहाँ पर -1 -6 है। अब आप इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। -24 प्लस 10 -14 आपका फाइनल आंसर होगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई जल्दी से करना सीखना है ताकि आपको टाइम बचे। ए बी इज इक्वल टू C करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई बहुत आसान सा है। रो को कॉलम से सीधा सीधा जल्दी से मल्टीप्लाई करें, और x और y की वैल्यू जैसे ही आपको मालूम होगा, फिर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई आपको फास्ट करना है ताकि इस क्वेश्चन में समय ज़्यादा आपको ना लगे। मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक्स में करें ताकि टाइम बचाना है, इसमें फास्ट करना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन ये है कि अगर x की वैल्यू 3/2 से 1.5 लिखा हुआ है 9/2 है, तो ये सोल्यूशन किस ऑप्शन में संभव है। पहला ऑप्शन है 3, इसमें संभव होगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 9 ग्रेटर देन 0 में ये सोल्यूशन आएगा, या और ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, अगर यहाँ पे इक्वल टू है तो यहाँ इक्वल टू होना ही चाहिए। तो आप अगर ऑप्शंस पे गौर करें तो इक्वल टू का साइन C और D में है, तो या तो C ऑप्शन सही होगा या तो D सही होगा। कैसे कंफर्म होगा, तो अगर नंबर लाइन आप बनाएं तो एक 3/2 होगा, एक 9/2 होगा। जैसे ही आप बनाएंगे, एक प्लस एक माइनस, और आपको रिक्वायरमेंट आप देखिए, आपको रिक्वायरमेंट है 3/2 से 9/2 की, वो तो निगेटिव में मिलेगा, और निगेटिव वाला ऑप्शन जो लिखा हुआ है आपके पास वो ऑप्शन नंबर D है। तो इसमें सोल्यूशन दिया था, उससे इनइक्वालिटी की तरफ जाना है। सोल्यूशन पहले से ही दिया हुआ है कि ये सोल्यूशन हमें चाहिए। अब किसमें संभव है वो आपको वेवी कर्व बनाने से पता चल जाएगा। और यहाँ इक्वल टू है तो वो ऑप्शन देखिए जिसमें इक्वल टू हो। तो आप ऑप्शन नंबर C और D में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो अब क्लियर हो चुका है। ऑप्शन नंबर D विल बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में रिलेशन का, संबंध का सवाल है, जिसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव पूछा जा रहा है। ये कंडीशन आपको दी हुई है, log ax ग्रेटर देन, और a की वैल्यू 1/2 है। लॉग का जो बेस है, जो आधार है, वो 1 से छोटा है। तो लॉग का आधार अगर 1 से छोटा होता है तो ये इनइक्वालिटी पलट जाती है, इनइक्वालिटी उल्टा रिवर्स हो जाएगी। अगर ये 1 से बड़ा होता तो यही चिन्ह रहता। अब इसमें बताना है आपको कि ये रिलेशन x और y के बीच का रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा, स्वतुल्य होगा या सममित होगा या संक्रमक होगा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करें। रिफ्लेक्सिव में इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। तो क्या ये संभव है? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये नहीं होगा। कोई संख्या अपने आप से छोटी नहीं हो सकती। सिमेट्रिक तो रिफ्लेक्सिव यानी ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक क्या होगा? सिमेट्रिक सममित। x y से छोटा है तो क्या y x से छोटा होगा? ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा केवल ट्रांजिटिव। क्या ये संक्रमक होगा? x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो क्या x z से छोटा होगा? बिल्कुल होगा। इसमें x और y में कौन सा नंबर बड़ा है? y और z में कौन सा बड़ा है? आपका z। सबसे बड़ा नंबर अगर देखें x y से छोटा है, यानी 1 लेस देन 3, 3 लेस देन 5,
तो 1 लेस देन 5 तो ऑटोमेटिक होगा। ये आप देख रहे हैं, आसानी से इसको आप कह सकते हैं x लेस देन y है, y लेस देन z है, तो ये कन्फर्म होगा। इसीलिए ये संक्रमक संबंध होगा, ओनली ट्रांजिटिव होगा, उस ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होगा ये संबंध, इसको जरूर आप याद रखें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आप मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 42 होगा। क्वेश्चन नंबर 42 डिटर्मिनेंट का बड़ा आसान सा सवाल है। आयोटा, आई स्क्वायर, आई क्यूब, ऐसे कुछ आपको दिया हुआ, आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 6, आई टू द पावर 8, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले एक्सपेंड करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। आयोटा तो ठीक है, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई क्यूब माइनस आई होता है, आई की पावर 4 1 होता है, आई की पावर 6 -1 होता है, और आई की पावर 8 1 होता है आपका, आई की पावर 9 4 से डिवाइड करें आयोटा होता है, आई की पावर 12 फिर 1 होता है, और आई की पावर 15 आपका माइनस आयोटा होता है। 4 से डिवाइड करके आप देखा जाता है इसमें। अब सिंप्लीफाइड हो गया है। अब चाहें तो आप एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आप आयोटा के साथ देखें, आयोटा के साथ अगर आप वॉच करें तो आयोटा के साथ क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिए। आयोटा के साथ आएगा आयोटा -1, और +1 के साथ क्या आएगा, जरा एक्सपेंड कर दें तो माइनस आयोटा ये मिलेगा आपको, और माइनस आयोटा लास्ट में है, उसके साथ मिलेगा 1 + i। अब जरा देखें ये क्या मिला आपको, आई स्क्वायर -i, और यहाँ मिला -2i, और यहाँ -i स्क्वायर। आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, आई स्क्वायर क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, और ये -4 आयोटा मिल गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, बस इनके वैल्यूज आपको आई स्क्वायर क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। बस एक्सपेंड करते जाइए, आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं डिटर्मिनेंट का। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ें तो अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करें, ये भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस का सवाल है। मल्टीप्लाई करना अगर आपको आता है तो आसानी से इसका आप आंसर बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, इन दोनों मैट्रिक्स को बस सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है। AHG HB FG FC, और दूसरा मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, आपको ये, और दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। और आपको फाइनल ऑप्शंस दिए होंगे चारों। सबसे पहले तो ये 3:3 का रो से कॉलम को हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, तो AX मिलेगा, HY मिलेगा, GZ मिलेगा। ऐसे जब इसको करेंगे तो सेकंड रो, थर्ड रो ऐसे लिखते जाइए। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। बहुत ही आसान सा सवाल है मल्टीप्लिकेशन का। अब देखिए अगले सवाल की तरफ अगर आप मूव करें, क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करें, इसमें कहा गया एक शब्द दिया हुआ है ABLE, और आपसे कहा जा रहा है कि अगर स्वर सम स्थानों पर हों, वावेल्स एट इवन प्लेस, तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल। सबसे पहले तो 4 वर्ड्स हैं, तो 4 प्लेस आप इस तरह से इसमें बना सकते हैं। 4 प्लेसेज बना लीजिए। 2 आपके पास वावेल्स हैं, और ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये और ये प्लेस आपका सम स्थान कहलाएगा, दूसरा और चौथा। यहाँ वावेल को भरना है, और जो बचे हुए हैं उनको इन स्थानों पर भरना है। तो कितने वावेल्स हैं, 2, तो यहाँ 2 वेज और यहाँ 1 वेज। बचे हुए को यहाँ पे फुलफिल करना है 2 वेज कंडीशन के हिसाब से। टोटल आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल आपको 4 वेज मिलेंगे, यानी 4 ऐसे शब्द इनसे बनाए जा सकते हैं जिसमें वावेल को सम स्थानों पर रखा जाए, इवन पोजीशंस पर रखा जाए। तो टोटल आंसर इसका 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर, ये सीरीज का क्वेश्चन है, अगला 2-3 क्वेश्चन इसके साथ हैं। कंडीशन क्या दी हुई है जरा ध्यान दीजिए। A sin² x B cos² x = C, और एक कंडीशन इस तरह से और है, एक कंडीशन और इसी तरह से दी हुई है, B sin² y A cos² y = D, या फिर P tan x = Q tan y। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं इस इंफॉर्मेशन पर। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 46, tan² x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। A - B अपॉन A - C, A - C अपॉन C - B, C - A अपॉन C - B, ऐसे 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने पहला क्वेश्चन कर लिया तो दूसरा तीसरा में आपको कुछ नहीं करना, उसी पर सीधा टिक कर देना है। देखिए कैसे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, tan² x इससे कैसे निकलेगा। बाकी हम सेकंड और 47, 48 की बात उसी के आधार पे हम करेंगे। सबसे पहले इसके ऑप्शंस क्या दिए हुए जरा उसको लिख लीजिए।
उसके ऑप्शंस हैं ए माइनस बी, ए माइनस सी, या फिर आपका ए माइनस सी, सी माइनस बी, सेकेंड ऑप्शन, एंड थर्ड ऑप्शन आपका है सी माइनस ए, सी माइनस, और लास्ट ऑप्शन इज सी माइनस बी, सी माइनस। जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर एक में कामयाबी मिली तो दूसरे तीसरे क्वेश्चन बड़ी आसानी से हमारा निकल जाएगा। आसान सा है, थोड़ा सा हल्का सा। आपको इसमें से कैसे आप tan स्क्वायर एक्स सॉल्व करेंगे, cos स्क्वायर एक्स से पूरे फंक्शन को डिवाइड कर दें, तो यहाँ tan, यहाँ b, और यहाँ cos स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो sec हो जाएगा। इसको भी cos स्क्वायर एक्स से, इसको भी और इसको भी। सबसे पहले यहाँ तो tan है, इस sec को आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये तो बड़ा आसान सा है, आप जानते ही हैं। a tan स्क्वायर एक्स प्लस b बराबर c प्लस सी tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स एक तरफ कर लें तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू इसमें से आएगी c माइनस बी अपॉन a माइनस सी, ये वैल्यू आएगी। ये चाहें तो इसमें ऊपर नीचे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, या ऐसे ही लिखा हो तो और अच्छा है। c माइनस a अपॉन a माइनस सी, c माइनस a अपॉन a माइनस सी। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है जिसमें हो c माइनस बी अपॉन, ये चौथा ऑप्शन आप चेक कर लें एक बार फिर से, c माइनस बी अपॉन c माइनस ए, c माइनस बी अपॉन c माइनस ए, c माइनस बी अपॉन c माइनस ए। जरा एक बार इस कैलकुलेशन को हम लोग चेक करते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया और इसको लिख लिया, यहाँ c अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, tan को इधर लाए तो a माइनस सी होगा, b को उधर ले गए तो c माइनस बी होगा, तो c माइनस बी अपॉन a माइनस सी। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई भी कर, c माइनस बी सिर्फ इस ऑप्शन में ऐसा है, c माइनस बी अपॉन c माइनस ए है। जरा इसको गौर करिएगा, c माइनस बी अपॉन c माइनस ए। एक बार चेक कर लेते हैं, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू c, देन वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर एक्स c माइनस b अपॉन a माइनस सी, c माइनस b अपॉन a माइनस सी। दिस इज द, अच्छा ये गड़बड़ हो गया है तो जरा इसको सही कर लें। अब जरा देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को करने में कामयाब हो गए तो अगले दो क्वेश्चन तो आपके और भी आसान हैं, इसी पर बेस्ड है। जरा देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, d माइनस ए अपॉन बी माइनस डी की वैल्यू क्या होगी। और ध्यान दीजिए ये x है तो यहाँ y है। जरा क्वेश्चन नंबर 47 आप देखेंगे जब, तो आप देखेंगे अगर इसका आंसर ये आया है तो अगले वाले क्वेश्चन का आंसर भी इसी फॉर्मेट पर होगा। बस ये है कि यहाँ a b c है, यहाँ b a d है। जरा वाच करें, बाकी फंक्शन तो सेम है। तो अगर आप इसको ध्यान दें तो आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर c माइनस बी अपॉन a माइनस सी है तो यहाँ c की जगह पर d है तो यहाँ पर d आ जाएगा। ऐसे ही वैल्यूज आप चेंज करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि फंक्शन वही है, बस यहाँ y लिखा हुआ है, इसीलिए इस सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर tan स्क्वायर y हो जाएगा। एकदम क्लियर कट है, उसी फॉर्मेट पर है, दोबारा फिर से उसी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको उसी हिसाब से सॉल्व कर लीजिए सीधा सीधा। tan स्क्वायर y की वैल्यू आपकी कितने के बराबर होगी वो क्लियर हो चुकी है, tan स्क्वायर y की वैल्यू कितनी होगी। और क्वेश्चन नंबर जहाँ तक 47 तो आपने ओरल कर दिया, 47 का भी हमने बता दिया कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 48 भी उसी फॉर्मेट पर है जो आपने पहला कर लिया, तो तीनों उसी साथ। आपको एक कंडीशन दी हुई है p tan x इज इक्वल टू q tan y। अब आपको पता है p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, अगर q को नीचे ले आए तो ऐसे लिखा जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पहले क्वेश्चन में tan स्क्वायर x की वैल्यू आपको पता थी, और इस वाले क्वेश्चन से tan स्क्वायर y की वैल्यू आपको पता है। tan स्क्वायर y की वैल्यू क्या है, d माइनस ए अपॉन b माइनस डी, और इसकी वैल्यू पहले वाले क्वेश्चन से पता है आपको, c माइनस बी अपॉन a माइनस सी। बाकी क्या करना है, बस सीधा सीधा d माइनस a माइनस सी, ये इसके साथ चला जाएगा, b माइनस डी, c माइनस बी। अब आप ऑप्शन इसमें से मैच करा सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि अगर पहला क्वेश्चन क्रैक हो गया तो दूसरा तीसरा उसी फॉर्मेट पर उसको सॉल्व मत करिए। बस वहाँ x वेरिएबल था, उसमें y है, तो वो पहला क्रैक हो गया, उसी के बस ध्यान देते हुए, पॉइंट आउट करते हुए दोनों क्वेश्चन को। पर अगर आप क्वेश्चन में अक्सर ऐसा होता है, ये क्वेश्चन क्रैक हुआ तो बाकी दोनों क्वेश्चन भी आसानी से क्रैक हो जाते हैं। ऑप्शन को आप मैच कर लीजिए, ऑप्शन आपको इसका मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पर होगा, ऑप्शन आप मैच कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की जहाँ तक बात करते हैं तो ये भी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का कॉम्बो है। इसमें tn दिया हुआ है, साइन की पावर n थीटा
कॉस की पावर एन थीटा। और पहला क्वेश्चन पूछा गया 49 क्वेश्चन, T3, T5, T5, T7 की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शंस हैं। और पहला ऑप्शन है T1/T3 होगा, T3/T5 होगा, T5/T7 होगा या T1/T7 होगा। इसको जरा गौर करें, n यहाँ पर 3 है, यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, जरा T3 क्या होगा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन की पावर 5 थीटा कॉस की पावर 5 थीटा डिवाइडेड बाई साइन की पावर 5 थीटा कॉस की पावर 5 थीटा माइनस साइन की पावर 7 थीटा। देखने में क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको नजर आएगा ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा था। इसके साथ इसको कॉमन ले लें, साइन क्यूब थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको इसके साथ कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और या ऐसे ही कॉमन इसमें और इसमें होगा, साइन 5 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 5 थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें आगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप एक चीज़ गौर करें, कॉमन क्या हो सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसको ज़रा आप गौर करिएगा, क्या कॉमन संभव है। ज़रा देखिए इस पूरे में ऊपर की तरफ क्या कॉमन हमारा संभव होगा, ज़रा देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसा कुछ बचेगा, और नीचे की तरफ बचेगा आप जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस, बिल्कुल क्लियर है, ये कैंसिल हो गया, ये जो बचा ये T1 बोला जाएगा, ये जो बचा चूँकि पावर 3 है तो 3 में T3 बोला जाएगा, ये तो क्लियर है, पावर 1 में T1 पावर 3 में T3, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन आप देखेंगे इस क्वेश्चन का फायदा 50 और 51 में मिलेगा। पैराग्राफ में अक्सर ऐसा होता है, एक क्वेश्चन क्रैक हो गया, आप देखिए आगे क्वेश्चन में बड़ा फायदा होगा, बहुत जल्दी से आप सॉल्व कर पाएंगे, भले इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेटिव था। अगले क्वेश्चन में आप आएंगे तो यही फॉर्मेट पर है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो उन्होंने कहा T1 स्क्वायर माइनस T2 की वैल्यू क्या होगी। T1 का मतलब आपको पहले ही भी फॉर्मेट अभी लिखा हुआ था, T1 का मतलब है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और T2 का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको अभी T1 और T2 का क्या मतलब है वहाँ पे लिखा हुआ था। अब जरा देखिए होल स्क्वायर ओपन कर लें, आप देखेंगे माइनस 2 साइन प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप देखेंगे कैंसिल आउट होने के बाद जो बचेगा वो सिर्फ ये बचेगा, साइन 2 थीटा है ये, और ऑप्शन नंबर साइन 2 थीटा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो T1 और T2 की वैल्यू तो इस Tn के फार्मूले से आसानी से लिखी जा सकती है, और इस क्वेश्चन में आपने देखा बिल्कुल समय नहीं लगा। अगले क्वेश्चन में भी आप देखेंगे बिल्कुल आपको समय नहीं लगेगा, आसानी से इसी फॉर्मेट पर है। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, उन्होंने कहा 51 क्वेश्चन नंबर में T10 बताएं, अगर थीटा का मान 45 है तो T10 क्या होगा, ऑप्शंस हैं 1 होगा, 1/4 होगा, 1/16 होगा या 1/32 होगा। सबसे पहले तो T10 का मतलब तो आप जानते हैं, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है वो भी आपको क्लियर है, थीटा की वैल्यू 45 पुट करनी है, यहाँ 45 यहाँ 45 कॉस 45 1/√2 की पावर 10 1/√2 की पावर 10, रूट की वजह से यहाँ पावर 5 हो जाएगा, यानी 1/32 1/32। आपका फाइनल आंसर होगा इसका 2/32 1/16, ये आपका इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। थीटा 45 रखिए, पावर 10 है तो रूट में पावर 10 होगा तो पावर इफेक्टिव पावर 5 हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका इसका 1/16 होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगले क्वेश्चन में भी यही है, फिर से एक फॉर्मेट आएगा, फिर से 3 क्वेश्चंस होंगे। उसमें क्या फॉर्मेट है जरा देखिए। 50 अल्फा और बीटा आपके 15 डिग्री दिए हुए हैं, 15 साइन 15 कॉस 15 हमने पहले ही कहा, इसकी वैल्यू याद करिए, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस में इसका एडवांटेज मिलता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, इन्होंने कहा कि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड वैल्यू आपको याद है तो पुट ही तो करना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। 1/2√2 √3/2√2 और √3/√2। अब जरा देखिए अल्फा और बीटा क्या पुट करना है। 15 साइन 15 कॉस 15
साइन 15 का मान √3 माइनस 1/2 कॉस 15 का मान √3 प्लस 1/2 1 और 1 एलसीएम लीजिए, कैंसिल करिए, तो आप देखेंगे फाइनल आंसर ये आ जाएगा √3/2। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। बिल्कुल बेसिक सा, साइन 15 कॉस 15 तो आप नॉर्मली याद करते ही करते हैं। तो मैंने पहले ही बोला इनका एडवांटेज आपको कई क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। 15, 18, 36 इनकी वैल्यू बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए आसानी से। ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, आसानी से आप मेमोराइज करते। अगले क्वेश्चन में भी यही फॉर्मेट है, यही वैल्यू फिर से यूज करना है। अगला क्वेश्चन है 53। उन्होंने कहा साइन 7 अल्फा माइनस कॉस 7 बीटा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 1/√2 1 अल्फा की जगह पर 15 रखना है, तो ये एंगल पूरा 105 हो जाएगा और यहां भी 105। अब आप जानते हैं कि 105 को 180 माइनस इसको 75 लिखा जा सकता है। इसमें भी वही करेंगे लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि इस कॉस 180 माइनस थीटा, इसको 180 माइनस 75 लिखिए, इसको भी ऐसे लिखिए। साइन 75 का मान सभी को याद होना चाहिए। साइन 75 क्या होता है, साइन 75 का मान क्या होता है, साइन 75 ये होता है आपका, ऐसे ही कॉस 75 का मान ये होता है, आप इसको 2√2। तो ये तो वही सेम क्वेश्चन बन गया जैसा पिछला था, इसका भी आंसर वही होगा क्योंकि पिछले में भी तो यही कैलकुलेशन आया था। साइन 105 कास 105, अल्फा का मान 15, बीटा का मान 15। अब इसके आगे तो पूरा सोल्यूशन वही होगा, ऑप्शन इसका भी वही होगा, इसलिए इसका आंसर भी वही आएगा, सेम टू सेम पिछले वाल का √3/√2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन ये है, अल्फा और बीटा 15 दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हम 54 की बात करें, साइन अल्फा प्लस 1 और उन्होंने कहा कि साइन बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। अल्फा की जगह पर 15 रखना है लेकिन पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लें। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ये इसमें ऐसे, इसमें सेम फार्मूला, इसमें साइन बीटा कॉस 1 कॉस बीटा साइन 1। लेकिन एक बात गौर करें, अल्फा भी 45 है, बीटा भी, यानी ये दोनों के दोनों तो सेम ही होंगे। तो एक काम कर लीजिए, जब दोनों के दोनों सेम हैं, अल्फा और बीटा जब 45 ही है, तो इनको 2 बार, ऐसा ये 2 बार से क्या मतलब था। अच्छा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है, तो ये फार्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। जरा देखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जरा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब जरा देखिए, सबसे पहले तो ये 15 है, साइन 15, ये भी 15 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, बस वैल्यू पुट करना है। ऑप्शन आपके सामने होगा। अब साइन 45 होता है 1/√2, तो √2 तो आना चाहिए। इसमें थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है लेकिन √2 नहीं लगा हुआ, तो √2 आप कर लीजिए। वैसे यूपीएससी में बहुत कम ऐसा चांस होता है, लेकिन कभी कभार एक आध बार देखा भी गया है, थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन अल्फा 15 रखें, 15 का वैल्यू रखें, आपके सामने इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। अब जरा अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। क्वेश्चन नंबर 55, ये बड़ा ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा बेसिक सा सवाल है कि साइन x प्लस साइन वाई बराबर कॉस वाई माइनस कॉस एक्स। पूछा क्या जा रहा है आपसे, tan x माइनस y/2 की। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी याद होना चाहिए। ऑप्शंस हैं 0 होगा, 1/2 होगा, या 1 होगा, या 2। बिल्कुल साइन सी प्लस साइन डी लगाएं बिल्कुल आराम से। 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2, और इधर फार्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस d/2 और साइन d माइनस c/2। ये फार्मूला आपने लगाया। अब दोनों तरफ से आप जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, 2 कैंसिल कर दें, और ये दोनों को आप इसके साथ डिवाइड करेंगे, tan हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी 1 के इक्वल आ जाएगी। और पूछा भी गया था कि tan x माइनस वाई, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, आंसर सी होगा। इसमें कोई भी अब इतना फार्मूला तो आपने मेमोराइज किया ही होगा, साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। आसानी से फार्मूले को पुट करें और बस कैलकुलेट कर दें। इसका फाइनल आंसर क्या होगा वो बिल्कुल क्लियर है, 1 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 56 की जहां तक बात है, क्वेश्चन नंबर 56 तो और भी आसान क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स ए है,
एक मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर 3:5 है, इसका 5:3 है, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा और बी ए का ऑर्डर क्या होगा? ए बी का ऑर्डर ए और बी मल्टीप्लाई करें तो 5 हट जाएगा, 3:3 आ जाएगा। ऐसे बी और ए में बी को पहले कर दे, ए को बाद में कर दे। ए बी का ऑर्डर क्या निकलेगा वो आप 5 एलिमिनेट करके मिलेगा 3:3। और जब बी ए के ऑर्डर की बात करेंगे तो इसको पहले लिखना पड़ेगा, बी को ए को पीछे करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे 3 हट जाएगा, तो इसका 5:5 आ जाएगा। दोनों का ऑर्डर क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता है, ये दोनों सेम होना चाहिए, तो ये बचेगा 3:3 और इसमें 5:5, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मल्टीप्लिकेशन का आसान सा रूल है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ तो इक्वल है 5 और 5, इसीलिए ऑर्डर जो बनेगा वो 3:3 बनेगा। बीए में क्या बनेगा यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, इसलिए फाइनल आंसर इसका, ये तो बिल्कुल बेसिक सा, इतना तो आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन कब अलाउड होता है, जब कंडीशन आपको क्लियर है वो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 57 की अगर बात करें, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अगर जीपी में है तो बताएं इनमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। पहला स्टेटमेंट पी क्यू आर जीपी में है, लॉग उसका एपी में है, तो एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई जीपी है और उसका आप स्क्वायर करते हैं तो भी जीपी रहता है, और उसका अगर लॉग ले लेते हैं तो वो एपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो चाहे तो इसको कैलकुलेट करके आप देख लें, कोई भी जीपी है, जैसे 248 ये जीपी है, अगर इसका स्क्वायर आप कर देते हैं तो स्क्वायर कर देने से जैसे ये जीपी है, ये जीपी होगा कि नहीं होगा, 4 16 64 बिल्कुल ये जीपी ही होगा। तो स्क्वायर करने से, इसीलिए अगर ये जीपी में है तो पी क्यू आर भी जीपी में ही होगा, और लॉग लेने से वही चीज़ आपकी एपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो फंडामेंटल चीज़ है कि सबको पता होती है कि अगर स्क्वायर है, स्क्वायर करने से जीपी नहीं बदलता, लेकिन लॉग लेने से जीपी किस में चला जाता है, एपी में कन्वर्ट हो जाता है। जीपी में अगर स्क्वायर करोगे तो जीपी ही रहेगा, लेकिन अगर जीपी में आपने लॉग ले लिया तो जीपी एपी में कन्वर्ट होगा। चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हैं, इसमें आप जीपी की कंडीशन लगाइए, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, लेकिन ये बच्चों को डायरेक्ट याद होता है, इसीलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये करेक्ट हैं, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। इसको आप बिल्कुल दिमाग में रखिए, जो बात हम बोल रहे हैं कि आप हर क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की कोशिश ना करें। अगर ए बी सी जीपी में है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में ही होगा, लेकिन उसका लॉग जो होगा वो हमेशा एपी में होगा। ये सभी बच्चों को बिल्कुल पता होता है, तो जब मालूम है तो ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेट हम क्यों करें। आपको पता है, जिसका इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें कैलकुलेशन करिए, ये तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ऐसा सेम क्वेश्चन एनडीए में कई बार आया, आप देखें कई बार, क्या मुझे तो लगता है पिछले 10 साल में आप कम से कम 6 से 7 बार देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी, उसके रूट्स tan अल्फा tan बीटा होंगे, या कभी cot अल्फा cot बीटा होंगे, या sin अल्फा cos अल्फा होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप बार बार देखेंगे, बड़े आसान से क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समीकरण ये है और इसके रूट्स हैं cot अल्फा cot बीटा, और पूछा जा रहा है आपसे कि cot अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अब जरा देखिए, 1/2 होगा, 1/3 होगा, 2 होगा, 3। कॉट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आप लिखें, अगर कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ये फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। अब जरा देखिए, इस इक्वेशन के मूल जो है कॉट अल्फा कॉट बीटा है, तो मूलों का योग क्या होता है आपको क्लियर होगा। -b/a होता है तो 3/1 यानी 3। मूलों का गुणनफल क्या होता है? 2/1 2। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, इसकी जगह पर 2 आएगा। 2 - 1 कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा का मान 3 होगा, यानी फाइनल आंसर 1/3 होगा इस क्वेश्चन का। वो तो क्लियर है फार्मूला। ये मूलों का योग, मूलों का गुणनफल लिख दीजिए, और यहाँ पर कॉट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपको याद होगा, आसानी से आपने याद किया होगा। इस इक्वेशन का बस यही यूज है कि इससे ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देना है आपको आसानी से, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट 1/3। इस फॉर्मेट पर तो ढेर सारे क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो इसमें कोई नई बात है ही नहीं। इस क्वेश्चन में आपको क्लियर है, क्वेश्चन का आंसर होगा 1/3। कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा b/a, ये c/a, वो क्लियर है आपको बिल्कुल एकदम। इस फॉर्मेट क्वेश्चन जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें, आपको हमेशा इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता रहेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 59। इसमें लिखा गया
कि ऐसे कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन संभव हैं जिसमें एक कंडीशन अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है ये, और एक कंडीशन और दी हुई है, कितने द्विघात समीकरण संभव होंगे। सबसे पहले देखिए, एक भी नहीं होगा, या 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे। सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिए जरा, अल्फा बीटा अगर आप कॉमन ले लें इधर ला करके, तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा, या तो इसका मान 0 होगा या अल्फा बीटा यहाँ से 1 निकलेगा। 2 कंडीशन आपको यहाँ से मिलेंगी। सबसे पहले अल्फा बीटा अगर 0 है या अल्फा बीटा 1 है, 0 का ये मतलब होता है या तो अल्फा 0 होगा या तो बीटा। 1 का मतलब, इसको अल्फा अगर 0 है, इस पे अगर पुट करेंगे तो बीटा के देखिए क्या क्या मान, अल्फा को यहाँ रखेंगे तो बीटा के 2 मान निकलेंगे, 0 भी निकलेगा, -1 भी निकलेगा। ऐसे ही जब बीटा को 0 आप पुट करेंगे फिर अल्फा के 2 मान निकलेंगे। अब जरा देखिए, एक बना 0 और 0, एक 0 -1, 0 0 0 -1, एक बना आपका 0 0 और एक बना आपका 0 -1 0 भी कह सकते हैं या 0 -1 भी कह सकते हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं, मूल का पोजीशन बदलने से समीकरण नहीं बदलता है, इसलिए ये दोनों भी सेम होगा, ये दोनों भी सेम होगा। अब आते हैं इस कंडीशन की, अल्फा बीटा अगर 1 है और ये कंडीशन भी है साथ में, इसके साथ इसको भी लेके चलना है, इसके साथ इसको भी लेके चलना है, अल्फा बीटा 1 है, इन दोनों का वैल्यू इक्वल होना तभी संभव है, 2 संख्याओं का योग 2 वर्गों के योग के बराबर तभी होगा जब यहाँ से आप कंडीशन लेके चलें, अल्फा भी 1 लें, बीटा भी 1 लें, ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी। लेकिन अगर कोई और वैल्यू जो आप अल्फा, आप मान लीजिए आपने 2 ले लिया, बीटा 1/2 ले लिया, तो ये कंडीशन कभी सेटिस्फाइड नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर एक ही केस संभव है, 1 1, तो एक केस और इसमें अराइज हो जाएगा। तो क्या ये टोटल 5 केसेज है? नहीं, ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, इसीलिए इसके जो फाइनल आंसर होंगे वो 3 होंगे, यानी 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें संभव है, 5 नहीं, 2 सिमिलर हो जाएंगे। इसलिए फाइनल आंसर जो होगा इस सवाल का होगा आपका 3। अगले क्वेश्चन की तरफ, आज का जो डिस्कशन का हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है और आज से सोल्यूशन आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, आर्गुमेंट पूछा गया कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 - i√3 1 + i√3। आर्गुमेंट पूछा गया है तो इसको पहले रेशनलाइज कर लें, तो ये बनेगा 1 - i√3 1 - i√3 और डिवाइडेड बाई 1 + i√3 1 - i√3। अब देखिए ये तो होल स्क्वायर बन गया सीधा, तो 1 + i² - 2i√3 और यहाँ पर बनेगा 1 + 3, इसको आप a + b a - b करिएगा। अब i² का मान -1 होता है, i² का मान कितना होगा आपका -1, यहाँ पर 3 होगा, तो ये हो जाएगा -2 - 2√3i/4। तो फाइनल ये बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनेगा ये आप देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट का है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो आप इसका आर्गूमेंट निकालेंगे तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे आर्गूमेंट जो थर्ड क्वाड्रेंट का आता है वो इस तरह से आएगा, -120 आएगा। आर्गूमेंट आप निकाल के देख सकते हैं, लेकिन चूंकि -120 आपके ऑप्शन में नहीं है तो इस तरफ से आर्गूमेंट आप मेजर करेंगे और आर्गूमेंट आपका 240 भी होगा। इसीलिए इस सवाल में अगर ये ऑप्शन में होता तो -120 ट्रू होता, लेकिन -120 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका फाइनल आंसर 240 डिग्री होगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आर्गूमेंट इसका आप निकाल के देख सकते हैं, -120 आर्गूमेंट का ये फार्मूला होता है -180 प्लस tan इनवर्स mod y/ mod x। इससे आर्गूमेंट आप निकालेंगे, ये भी वैल्यू रखें, ये भी रखें, पूरा सॉल्व करेंगे -120 आएगा, लेकिन -120 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए यही फार्मूला आर्गूमेंट के लिए एप्लीकेबल है। इसीलिए -120 ऑप्शन में ना होने की वजह से हमें एक नया आर्गूमेंट सोचना पड़ा, और नया आर्गूमेंट होगा 240 डिग्री, इसलिए इस सवाल का फाइनल आंसर 240 डिग्री होगा। इस तरह से ये आज हम लोगों ने सीरीज डिस्कस की, 1 to 60 क्वेश्चंस की एक सीरीज हमने डिस्कस की, और पिछले वीडियो में हमने बाकी क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं आपके साथ। तो आज पूरी सीरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको आंसर की मैच करना है और देखना है कि आपका जो स्कोर है वो मैथ्स में 50+ होना चाहिए, और GAT में भी आपका लगभग 60+ होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर है आपका, जैसे कि इंग्लिश में आपके पास मिनिमम 17 क्वेश्चंस अगर हैं,
और जो सेकंड पार्ट है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का, जो जनरल साइंस का पार्ट है, उसमें भी आपके पास अगर 40 क्वेश्चंस हैं, इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर है। और अगर आपके मार्क्स 360 प्लस हैं तो आपकी एसएसबी की कॉल आने के पूरे चांसेज हैं। इसको ज़रा ध्यान दें। कभी कभी मार्क्स तो आपके 400 भी आ जाते हैं, 450 भी आ जाते हैं, 500 भी आ जाते हैं, लेकिन आप इंडिविजुअल कट ऑफ में फंस जाते हैं, तो उसको भी ध्यान देना है। अगर इंडिविजुअल कट ऑफ आपका क्लियर है, जो मिनिमम मैं बोल रहा हूँ कि मैथ्स में मुझे जो लगता है कि लगभग 38 क्वेश्चंस होने चाहिए आपके पास कट ऑफ का, और इंग्लिश में 17, और उसमें मैंने बोला 45 के आसपास। अगर इंडिविजुअल कट ऑफ के होते हुए आपके मार्क्स अगर 370 प्लस या 360 प्लस है तो आपकी एसएसबी की कॉल आनी लगभग तय है। इसको आप इवेलुएट करें, और अगर आपकी कॉल आती है तो आप एसएसबी के लिए फिर जुट जाएं। और आज का जो डिस्कशन था वो आपने देखा, बहुत ही यूजफुल डिस्कशन था। पेपर का डिस्कशन किया हमने, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। अब आगे हम यूट्यूब पर आपसे लगातार जुड़े रहेंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में भी हम लोग फोकस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकें। जय हिंद, जय भारत।